बच्चों, कैसे हैं आप? क्या हालचाल आपके? आज मेरे बच्चे अपने सीएमए इंटर ग्रुप 2 कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के अंदर में जिस चैप्टर की शुरुआत करने वाले हैं, बहुत ही प्यारा, बहुत ही इंटरेस्टिंग, और उस चैप्टर का नाम है आपका एम्प्लॉयज स्टॉक ऑप्शन प्लान। शॉर्ट में इसको ईसॉप कहते हैं। एंड दूसरा पार्ट जो इस चैप्टर में हमने स्टडी करना है वो एम्प्लॉयज स्टॉक परचेज स्कीम, इसको शॉर्ट में ईएसपीएस कहते हैं। कुछ लोग कई जगह पे मेरे बच्चे इसका नाम एम्प्लॉयज स्टॉक परचेज प्लान भी होता है, तो शॉर्ट में उसको हम ईएसपीपी कहते हैं। शॉर्ट में मैंने आपको इसलिए बता दिया क्योंकि एग्जाम में कभी कभी आता है कि राइट शॉर्ट नोट्स ऑन ईएसपीएस, तो आपको उसका मीनिंग पता होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए हम चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। बिलीव कीजिए ये चैप्टर मेरे बच्चे बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत प्यारा है और आपके लाइफ से जुड़ा हुआ है। यस, आपके लाइफ से। कल को जब आप सीएमए बन जाएंगे तो उससे जो जुड़ा हुआ चैप्टर आपका है वो आपका ईएसपीएस है या ईसॉप है आपका, है ना। मैं इसके बारे में आपसे चर्चा करूंगा। पहले आपको बता दूं कि आपके इंस्टीट्यूट के स्टडी मेट में बहुत ही लिमिटेड क्वेश्चंस हैं। उतने लिमिटेड क्वेश्चन को पढ़ के मेरे बच्चे कोई भी बच्चा एग्जाम में पास नहीं कर पाएगा। तो आप चिंता नहीं कीजिए, जो बुक मेरे पास गई, आपके पास गई है मेरी, उस बुक के अंदर में जितने भी कॉन्सेप्ट, जितने भी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं, एग्जामिनर सोच सकता है, उन सबको मैंने यहाँ पे कवर किया हुआ है, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। एम्प्लॉयज स्टॉक ऑप्शन प्लान एंड एम्प्लॉयज स्टॉक परचेज स्कीम में क्या ट्रीटमेंट है, क्या पढ़ना है, उसके बारे में। मेरे बच्चे इस चैप्टर को मैंने आपके लिए दो पार्ट में डिवाइड किया है। लिखिए मेरे साथ आपका। पहले हम सीखेंगे यहाँ पे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट लिखिए मेरे साथ यहाँ पे, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ एम्प्लॉयज स्टॉक ऑप्शन प्लान यानी कि ईसॉप, फर्स्ट आपका। और सेकेंड पार्ट में हम स्टडी करने वाले हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ ईएसपीएस। ये दो पार्ट में चैप्टर की स्टडी करेंगे। ऐसे दोनों में ट्रीटमेंट मोर और लेस आपका बिल्कुल सेम ही है, बट फिर भी हम दो पार्ट में इसको स्टडी करेंगे। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है। और आज मेरे बच्चे पहले हम शुरू करेंगे ईसॉप के बारे में। तो आप एक काम करो ना, नया पेज ले लो, छोड़ दो इस पेज को, जितना भी बर्बाद हो गया छोड़ दो, और हेडिंग डालो ऊपर में आपका एम्प्लॉयज स्टॉक ऑप्शन प्लान की अकाउंटिंग, आपका अकाउंटिंग ऑफ ईसॉप, ठीक है। मैंने जैसा कि स्टार्टिंग में कहा कि चैप्टर बिल्कुल आपसे जुड़ा हुआ, मेरे बच्चे आपके चरित्र के साथ जुड़ा हुआ है, आप जो फ्यूचर में करने वाले हैं उसके साथ जुड़ा हुआ है। तो मैं उसी के ऊपर बेस्ड एक छोटी सी कहानी आपको सुनाता हूँ। उस कहानी को आप सुनिए, उसके बाद हम चैप्टर को आपका उस कहानी से लिंक करेंगे और फिर चैप्टर पे हम अकाउंटिंग को बढ़ाएंगे, ठीक है ना। आप लिखना बंद करेंगे, मेरी बात ध्यान सुनेंगे, बहुत ध्यान सुनेंगे। देखो आज आप ऐसे दिखते हो, है ना, सीएमए इंटर का बच्चा या बच्ची, आप ऐसे देखते हो। लेकिन मुझे विश्वास है मेरे बच्चे, आपको भी पता है कि आज से कुछ समय के बाद ये इंटर का नाम यहाँ से हट जाएगा और आपके नाम के साथ जुड़ जाएगा क्या जी, सीएमए, यानी कि आप सीएमए क्वालिफाई कर जाओगे। जब सीएमए क्वालिफाई कर लोगे तो आप कंपनी के कैंपस प्लेसमेंट में बैठोगे या फिर अपने बेसिस पे किसी दूसरी कंपनी को सिलेक्ट करोगे जो बहुत बेहतर आपको पैकेज देने को तैयार है। और उसके बेसिस पे क्या हुआ कि जो आपने पहला जॉब लिया ना बच्चे, पहला जो जॉब आपको मिला सीएमए बनने के बाद, वो मान लो टाटा कंपनी ने आपको रखा, फर्स्ट जॉब आपको दिया। अभी आप बिल्कुल फ्रेशर हो, बिल्कुल नया, मतलब कि आपको ABCD भी नहीं पता कि कॉर्पोरेट कल्चर क्या होता है, कॉर्पोरेट क्या होता है, कंपनी में वर्किंग्स क्या होता है, कुछ भी आपको नहीं पता। लेकिन टाटा कंपनी ने कैंपस प्लेसमेंट में क्या देखा कि यार ये सीएमए है, इतना मेहनत किया है, ये तो जबरदस्त बंदा बनेगा, हमारी कंपनी के लिए भी ये ऐसे ही मेहनत करेगा। और इसलिए मेरे बच्चे क्या हुआ कि इस कंपनी ने क्या किया कि आपको यहाँ पे अपने पास रखा, बोला कि आओ मैं आपको 12 लाख का पर एनम के हिसाब से आपको पैकेज देने को तैयार हूँ, आप मेरे पास काम कीजिए, 12 लाख का आपको पैकेज मिलेगा। मेरे बच्चे इस कंपनी में आपने क्या किया, जॉब को ज्वाइन किया। बिलीव कीजिए अभी आप बिल्कुल फ्रेशर थे, आपके ऊपर में इस कंपनी ने बहुत मेहनत किया, आपको एक एक चीज सिखाया, कॉर्पोरेट कल्चर क्या होता है, कॉर्पोरेट के मीटिंग्स कैसे अटेंड करते हैं, कॉर्पोरेट के अंदर में आपका मीटिंग्स में खाना कैसे खाते हैं, पानी कैसे पीते हैं, स्माइल कैसे पास करते हैं, बैठते कैसे हैं। सर ये थोड़े कोई सिखाता है, सिखाते हैं बदमाश, दिस इज कॉल्ड कॉर्पोरेट कल्चर। आपको सिखाया जाएगा, तभी बोलता हूँ जल्दी से सीएमए बनिए, डिग्री कंप्लीट कीजिए, इंडस्ट्री में जाइए, फिर देखिए क्या मजा आपको निकल के आने वाला है।
इस कंपनी ने इसके साथ साथ आपके कंपनी के जो वर्किंग्स है उसको आपको सिखाया, उसमें डिसीजन लेने का तरीका, रिपोर्टिंग का तरीका, रिपोर्ट कैसे बनते हैं, प्रोजेक्ट कैसे बनते हैं, कैसे आपको रिस्क को, मतलब पता नहीं क्या क्या इस कंपनी ने आपको सिखाया। और सिखाने के बाद मेरे बच्चे लगभग 1 साल तक इसके प्रोसेस में आपको कंपनी ने क्या किया, अपने पास पूरा सिखाने पे आपको टाइम, आपके ऊपर में पैसा, आपके ऊपर में एनर्जी, रिसोर्सेज, पता नहीं क्या क्या उन्होंने खर्च किया। हर एक कंपनियां करती है जब फ्रेशर को उठा के लेके जाती है तो। लेकिन आपने जब इस कंपनी में 1 साल गुजार लिया और लगभग सब कुछ सीख लिया मेरे बच्चे, तो हुआ क्या क्या, एक और कंपनी, विप्रो कंपनी का जो एचआर था ना, एचआर, वो इस चीज को देख रहा था कि एक फ्रेशर जो कि बिल्कुल ही नालायक सा दिख रहा था, उसको इस कंपनी ने क्या किया, बिल्कुल अब अच्छा कर दिया, ट्रेंड कर दिया। ऐसे कंपनी को मैं अपने पास एम्प्लॉय कर सकता हूं। तो मेरे बच्चे, इसका एचआर का कॉल आपके पास आया, बोला कि आप एक काम करो, आप चाहो तो मेरे पास ज्वाइन कर लो। ये 12 लाख का पैकेज था ना, मैं आपको यहाँ पे 20 लाख का पैकेज देने को तैयार हूँ, आप आ जाओ। सर इतना बड़ा पैकेज ये क्यों देंगे? देते हैं मेरे बच्चे, ये तो कुछ भी पैकेज नहीं है आपके लिए। लेकिन इनको अब पता क्या है, जो सिरदर्दी आपके साथ थी ना, वो सब कुछ सिखाने का उन्होंने क्या किया कि वो आपका देखा कि आप क्यों करेंगे, बिल्कुल तैयार हो चुके हैं, तो आपको 20 लाख का पैकेज लेकर उन्होंने क्या किया, आओ मेरे पास काम करो। आप बदमाश, आप लालच में पड़ के क्या हुआ, इस कंपनी को छोड़ दिया आपने और विप्रो को आपने ज्वाइन कर लिया। फिर विप्रो में आपने काम किया, लगभग 1 साल 1.5 साल यहाँ पे काम किया। उसी टाइम पे क्या हुआ कि रिलायंस कंपनी का जो एचआर था, आप पे नजर रखा था, उसने क्या किया, आपको कॉल किया कि मेरे पास आओ, मैं आपको 35 लाख का पैकेज आपको देने को तैयार हूँ। जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस गेन होता है, जैसे जैसे आप ट्रेंड होते हैं, जैसे जैसे आप मैच्योर्ड होते हैं, वैसे वैसे आपके पैकेज क्या होते हैं, बढ़ते चले जाते हैं। और यही मेरे बच्चे, फिर आप यहाँ पे काम करना शुरू किए। कुछ समय के बाद फिर एक कंपनी और भी है, उसने आपको और बड़ा पैकेज दिया, और ये कहानी चलते चली जाएगी, चलते चली जाएगी। ये सिलसिला हमेशा आगे बढ़ते चला जाता है। देखो, इस पूरे सिलसिले में एक ही आदमी का फायदा हो रहा है, वो सिर्फ आपका, क्योंकि जहां से आपने शुरू किया था और जहां पे आप पहुंचेंगे, वो बहुत बड़ा आपका बेंचमार्क होता है, बहुत आपने फायदा कमाया। लेकिन मेरे बच्चे, इससे जो सबसे ज्यादा परेशान हो रहा है ना, वो ये सारी कंपनियां परेशान हो रही है। एक अच्छा ह्यूमन रिसोर्स जो कि यहाँ पे काम कर सकता था, जिसको मैं रख सकता था और अच्छा बेनिफिट मैं ले सकता था, वो किसी और ने ले लिया। कुछ समय के बाद वही अफसोस इनको हो रहा है, किसी और ने लिया, फिर इनको हो रहा। और ये ऐसा ही नहीं होता, ये वाइस वर्सा भी होता है। पहले कुछ लोग यहाँ पे आपका एम्प्लॉय होते तो उनको ये खींच लेते हैं, फिर वहाँ से यहाँ, फिर यहाँ, ये चक्र चलते रहता है मेरे बच्चे। और सारी कंपनियाँ परेशान हैं, खासकर आपके जैसे जो प्रोफेशनल्स होते हैं, जो बड़े लोग होते हैं, जो कंपनी के टॉप पोजीशन पे होल्ड करते हैं, उनको संभालने में कंपनी को बहुत दिक्कत होती है। फ्रीक्वेंटली कंपनी के अंदर में लेबर टर्नओवर होता है, जिसी को लेबर टर्नओवर, लेबर टर्नओवर का मतलब क्या, लोग आए, काम किए और कुछ समय में चले गए, जिसी को लेबर टर्नओवर। आज के टाइम पे ये सारी कंपनियां जो है ना बच्चे, सारी कंपनी, यही नहीं, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, सारी कंपनियां इस बात को लेकर परेशान है कि यार मैं ह्यूमन रिसोर्सेज को अपने पास मैक्सिमम टाइम तक कैसे रिटेन करूं। क्योंकि जब आप किसी कंपनी में 3 साल 4 साल काम कर लेते हो ना, तो उस कंपनी का जो एक्सपर्टीज आपके पास आ जाता है, फिर जो काम करने का आपका तरीका होता है, जो आप मतलब बेहतर तरीके से जो डिसीजंस लेते हो, वो कंपनी आपको उसको बहुत फायदा, उस कंपनी को आप देते हो। लेकिन आप जॉब छोड़ के चले जाओ तो फिर दिक्कत होगा। पता है, इस चैलेंज से बचने के लिए मेरे बच्चे, सारी कंपनियां एक फायदा, एक तरीका अप्लाई करती है, एक स्ट्रेटजी पे काम करती है, जिसका नाम है एम्प्लॉइज स्टॉक ऑप्शन प्लान। क्या नाम है ये? एम्प्लॉइज स्टॉक ऑप्शन प्लान। सर, ये एम्प्लॉइज स्टॉक ऑप्शन प्लान में क्या होता है? देखो, मैं पहले इसका पूरा का पूरा आपको कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, उसके बाद चैप्टर के अंदर मैं आपको लेकर आता हूं, ठीक है ना? पहले सुनिए मेरी बात ध्यान से, क्या निकल के आने वाला है। देखो, इसमें क्या होगा कि कंपनी आपके जैसे एम्प्लॉयज को रिटेन करने के लिए वो कुछ ऑफर निकालती है, कुछ इस तरीके का। ये लिखना नहीं है, मेरी बात ध्यान सुनना, जब बोलूंगा तब लिखना है। मान लो ये डेट आज है मेरे बच्चे, आज मान लो ये डेट आपका 1 अप्रैल 2023 है। तो आज ये कंपनी, जिसका नाम मान लो एक्स लिमिटेड है, ये अपने कुछ स्पेशल एम्प्लॉय के लिए, कुछ स्पेशल एम्प्लॉय, कुछ सिलेक्टेड एम्प्लॉय या सारे एम्प्लॉय, जो भी वो चाहे, जिसके लिए भी चाहे, उन सब के लिए क्या करते हैं, एक ऑफर निकालती है, एक ऑप्शन लेकर आती है कि देखो जी, अगर आप लोगों ने, अगर जिन एम्प्लॉय की बात की जा रही है, अगर आपने 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल,
ये 3 4 5 कुछ भी हो सकता है, उनकी मर्जी। अगर आपने 4 साल मेरे पास काम कर लिया ना, अगर आप लोगों ने 4 ईयर्स तक मेरे पास काम कर लिया, तो उस केस में मैं अपने कंपनी का मान लो 20,000 शेयर्स, 20,000 शेयर्स जो ऑफ ₹10 ईच है, जिसकी फेस वैल्यू कितनी है 10 रुपये, और जिसकी आज मार्केट वैल्यू मान लो आपका कहता है कि 60 रुपीज़ है, ये शेयर्स मैं आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट में देने को तैयार हूँ। कंपनी ने मेरे बच्चे एक ऑफर निकाला आपके जैसे एम्प्लॉय के लिए कि आप देखो ना, आज से लेकर अगर अगले 4 साल तक, ये 4 साल 5 साल 3 साल डिपेंड करता है कंपनी क्या सोचती है, कि अगर आपने इतने समय तक मेरे पास काम कर लिया तो मैं अपने कंपनी के 20,000 शेयर्स जो 10 रुपये वाले हैं, जिसकी आज मार्केट वैल्यू 60 रुपीज़ है, ये आपको हम फ्री ऑफ कॉस्ट देने को तैयार है। ये फ्री ऑफ कॉस्ट भी हो सकता है मेरे बच्चे, ये हो सकता है कुछ नॉमिनल अमाउंट आपको 5 रुपीज़ 10 रुपीज़ 20 रुपीज़, जो कि मतलब इस मार्केट वैल्यू से काफ़ी कम होता है। तो कंपनी चाहे तो फ्री में भी दे सकती है, चाहे तो एक आपका डिसाइडेड पहले से एक अमाउंट होगा उस अमाउंट पे भी दे सकती है, बशर्ते कि आपको क्या करना, 3 साल 4 साल जो भी है उतने समय आपको काम कर लेना है। अब पता क्या होता है बच्चे, आप में से वो सभी लोग जो कि एक अच्छे मतलब कि अच्छी पहचान बनाना चाहते हैं, जो कंपनी में ओनरशिप लेना चाहते हैं। अब समझो ना यहाँ पे क्या होने वाला है, अभी तक आप इस कंपनी में एम्प्लॉय के रूप में थे, लेकिन अगर आपने इनकी बात मान ली और इतने समय तक काम किया तो कंपनी का शेयर होल्डिंग आपको मिल जाएगा, यानी कि एक तरीके से कंपनी के अंदर में आपकी ओनरशिप हो जाएगी। तो अभी आप एम्प्लॉय थे, कल को आप ओनर बन जाएंगे, तो सोचो आपका प्रेस्टीज, आपका इमेज कितना आगे बढ़ने वाला है। तो मेरे बच्चे, आप में से जितने सारे लोगों को ये ऑफर ठीक लगेगा, वो जो कंपनियां बीच बीच में आपको ऑफर दे रही है ना कि हमारे पास आओ, इतना पैसा दे देंगे इतना, उनसे बचते हुए क्या करते हो, इस लालच में कि अगर हम 4 साल काम कर लिए तो हमें मिलेगा, आप उस कंपनी में रिटेन रहते हैं, काम करते हैं। और यही जो ये ऑप्शन है आपको कि हाँ जी आप चाहो तो हमसे ले सकते हो, इसी ऑप्शन को हम क्या बोलते हैं, एम्प्लॉयज स्टॉक ऑप्शन प्लान। एक प्लान आपको दिया गया, एक प्लान शेयर किया गया है आपको अपने पास रिटेन करने का। समझ में आ रही बात यहाँ पे? तो इसमें मेरे बच्चे यहाँ पे क्या चीज़ें होने वाली है, इसके अकाउंटिंग में क्या होगा, इन्हीं बातों को समझाने के लिए ना मैं क्या करता हूँ, पहले एक क्वेश्चन क्रिएट करता हूँ दिमाग से। तो आप वो क्वेश्चन मेरे साथ लिखिए। इस चैप्टर में बहुत सारे टर्म्स यूज होंगे जो बिल्कुल नए टर्म्स होंगे, जिसका नाम पहले आपने कभी नहीं सुना होगा। उन टर्म्स का मीनिंग भी हम क्या करेंगे, साथ साथ में आपके साथ सीखेंगे। आप लिखिए एक एग्जाम्पल, यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 1 लिखेंगे मेरे साथ। एग्जाम्पल नंबर 1 कहता है क्वेश्चन कि एक्स लिमिटेड, लिखिए मेरे साथ, अभी यहाँ पे मैं उसके क्वेश्चन के रूप में दे रहा हूँ। एक्स लिमिटेड अनाउंस्ड कहता है कि 20,000 इक्विटी शेयर्स, 20,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, आगे ब्रैकेट में मार्केट वैल्यू ऑन डेट ऑफ अनाउंसमेंट मार्केट वैल्यू ऑन डेट ऑफ अनाउंसमेंट वाज रुपीज, मान लो कितना ले लो, 60, चलो ले लेते 60 रुपीज आपका, है ना। तो एक लिमिटेड अनाउंस 20,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, मार्केट वैल्यू कहता है कि 60, एज ESOP, ESOP शॉर्ट में, एज ESOP टू इट्स एम्प्लॉयज। कहा कि आप एक काम करो कि हम आपको 20,000 शेयर्स देने की बात करते हैं एज ESOP टू इट्स एम्प्लॉयज। कहता है कि यहाँ पे जो वेस्टिंग पीरियड है, सर ये वेस्टिंग पीरियड क्या होता है, लिखो मैं बताऊंगा आपका। कहता है क्वेश्चन में वेस्टिंग पीरियड यहाँ पे कहता है कि 3 ईयर्स है। 3 ईयर्स वेस्टिंग पीरियड का मतलब है जितने साल तक आपको मेरे पास काम करने पड़ेंगे। जैसे अभी जो पीछे एग्जाम्पल बता रहा था उसमें 4 ईयर्स था ना, आपके 4 साल तक काम करना पड़ेगा। उसी तरीके से इस क्वेश्चन में कहता है कि वेस्टिंग पीरियड 3 ईयर्स है। इसका मतलब कि एम्प्लॉयज अगर मेरे पास 3 साल तक काम कर लेते हैं, 3 साल तक, तो इन शेयर्स को उनको देने की बात की जा रही है। लेकिन कौन से प्राइस पे, किस प्राइस पे, जो जिन शेयर की वैल्यू आज 60 रुपीज है, हम उनको कौन से प्राइस पे देंगे। तो हमने क्या बोला था जी, नील वैल्यू बोला था ना अभी, नील, फ्री ऑफ कॉस्ट,
नील वैल्यू यानी कि फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे। ये जिस प्राइस पे देंगे, जिस प्राइस पे, हम उससे कहते हैं एक्सरसाइज प्राइस। क्या बोलते हैं बच्चे? एक्सरसाइज प्राइस। ये नए नए नाम है जो आपको इस चैप्टर में याद रखने पड़ेंगे, और बिलीव कीजिए जब ये चैप्टर खत्म होगा एक एक नाम आपके दिमाग में बैठ जाएगा। हम फिर थ्योरी के रूप में भी इसको देखेंगे। तो 3 साल तक आप हमारे पास काम कर लो, तो ये शेयर्स हम क्या करेंगे जी, नील वैल्यू यानी कि फ्री ऑफ कॉस्ट आपको हम देने को तैयार है। ठीक है ना? कहता है नीचे में आपका यहाँ पे एज्यूम दैट ऑल ईसॉप, जितने भी ईसॉप है यानी कि पूरे 20,000 वेयर इशूड, ये इशू कर दिया गया, इशूड टू एम्प्लॉयज, ये सारे इशू कर दिए गए एम्प्लॉयज को एट द एंड ऑफ 3 years, 3 साल जो वेस्टिंग पीरियड था उसके खत्म होने के बाद सारे शेयर्स दे दिए गए। कहता है कि मेक जर्नल एंट्रीज, आप इसकी एंट्रीज पास करें, मेक जर्नल एंट्रीज इन द बुक ऑफ एक्स लिमिटेड, मेरे बच्चे जो एक्स लिमिटेड है यानी कि जो कंपनी है उसके बुक में क्या करना है, आपको इसकी एंट्री पास करना है। ये क्वेश्चन ने आपको बोला कि आप इसको कीजिए। इस चैप्टर से जब भी एग्जाम में आएगा तो 99% चांसेज है कि आपको एंट्री ही पूछेगा। सर 1% वो बताऊंगा, बट पहले आप लिख लीजिए। हाँ, यहाँ पे 2 वर्ड तो आपको अच्छे मिले, एक आपका वेस्टिंग पीरियड और एक आपका क्या, एक्सरसाइज पीरियड आपका। ठीक है ना बच्चे? तो अब हम क्या करेंगे, इसकी एंट्री पास करेंगे। आइए, सॉल्यूशन में एंट्री पास करने के पहले मैं आपको एक डायग्राम बनाऊंगा। आपको भी ये डायग्राम बनाना है, अभी भी और एग्जाम में भी। बिना इस डायग्राम के कभी आप आगे नहीं बढ़ेंगे, हमेशा ये डायग्राम बनाएंगे। मान लो जिस दिन हमने ऑप्शन यहाँ पे एक्सरसाइज किया मेरे बच्चे, डेट मैंने लिखा है, मैं डेट दे दूँ क्या? मान लो कहता है कि आपका ऑन 1 अप्रैल, मान लीजिए डेट आपका है 1 अप्रैल 2023, मान लो ये डेट आपका है, कुछ भी डेट हो सकता है। तो ये कहता है कि जो ऑप्शन हमने अनाउंस किया अपने एम्प्लॉय को जो बोला, वो हमने कब बोला है? 1 अप्रैल 2023 को। हमने कहा कितने साल तक आपको काम करना है, तो कहता है कि 3 साल। ये हमारा एंड ऑफ आपका 1st ईयर हो गया, ये हमारा एंड ऑफ आपका 2nd ईयर हो गया, और ये एंड ऑफ 3 years हो गया। 3 साल तक आप काम कर लो। 3 साल तक बोला मेरे बच्चे। आप मुझे बताइए इस क्वेश्चन के अंदर में कि जिस दिन हमने ये अनाउंसमेंट किया, ये वो डेट था जिस दिन हमने अनाउंसमेंट किया, उस दिन पे मार्केट वैल्यू यानी कि मार्केट प्राइस ऑफ शेयर, जिन शेयर को हम देने की बात कर रहे हैं, अपने एम्प्लॉय को आज से 3 साल के बाद, उस शेयर की मार्केट वैल्यू क्या है वो मुझे बताइए। तो मेरे बच्चे मार्केट वैल्यू कितना बता रहा है? 60 रुपीज। तो पता है 60 रुपीज आपका यहाँ पे कहता है कि मार्केट वैल्यू है। मुझे बताओ जो शेयर 60 रुपीज का है, 3 साल के बाद एट द एंड ऑफ 3 years हम लोग अपने एम्प्लॉय को किस रेट से देने की बात कर रहे हैं? एक्सरसाइज प्राइस क्या है? नील आपका। तो मार्केट वैल्यू में आपने क्या करना है, जो एक्सरसाइज प्राइस है, एक्सरसाइज प्राइस आपका, वो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपका माइनस कर देंगे, यानी कितना जी? नील अमाउंट आपका, नील। ये जब नील माइनस करोगे ना बच्चे, तो ये जो आपका 60 में नील माइनस करके अमाउंट आएगा, यहाँ तो 60 आ रहा है, बट मैंने कहा था कि एक्सरसाइज प्राइस कुछ भी हो सकता है, कुछ अमाउंट भी हो सकता है, जो आगे क्वेश्चन में भी आएंगे, है ना? तो 60 में नील को माइनस करके जो 60 आया ना, इस चैप्टर में हम इसको कहते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू। ये सारे नाम आपको याद रखने पड़ेंगे। इंट्रिंसिक वैल्यू पर शेयर आपका यहाँ पे कहा जाएगा, इंट्रिंसिक वैल्यू। ऐसे इंट्रिंसिक वैल्यू के कई सारे नाम होते हैं, जब फाइनल में आएंगे तो कुछ और भी नाम इसका समझेंगे, लेकिन फिलहाल मार्केट प्राइस में उसके एक्सरसाइज प्राइस को माइनस करके जो भी आएगा उसको हम क्या बोलेंगे जी? आपका इंट्रिंसिक वैल्यू पर शेयर। अब ये इंट्रिंसिक वैल्यू का क्या मतलब और क्यों मैं निकाल रहा हूं, मैं इसके ऊपर में आपसे एक छोटा सा चर्चा करना चाहता हूं, एक कहानी आपके दिमाग में बैठाना चाहता हूं, उसके बाद मैं इसकी एंट्री समझाऊंगा। इसके बाद आप लिखना बंद कर देंगे, जब तक मैं बोलूंगा नहीं तब तक लिखना शुरू नहीं करना है। सुनिए इस चैप्टर का कॉन्सेप्ट क्या है, ये एंट्रीज में क्या होने वाला है। लिखना बंद मेरे बच्चे, लिखना बंद। ये लीजिए मैंने कलर चेंज कर लिया। पता है इस चैप्टर में क्या होता है? देखो एक्स लिमिटेड, आप लिखना नहीं मेरे बच्चे, इसको मिटाऊंगा बाद में। ये अपना बना रही है प्रॉफिट लॉस अकाउंट, एसपीएल। और कंपनी क्यों, कोई भी क्या करता है, अपना जब आपका जो गवर्नमेंट को टैक्स पे करने जाता है तो अपना प्रॉफिट निकालता है ना बच्चे। उस प्रॉफिट को निकालने में क्या करते हैं कि जितने भी हमारे रेवेन्यू हैं, उन सारे रेवेन्यू को हम यहाँ लिखते हैं, सारे रेवेन्यू,
है ना। फॉर्मेट कोई भी हो, चाहे किसी तरीके का फॉर्मेट हो, लेकिन कोई भी कंपनी जब प्रॉफिट निकालती है तो क्या करती है, रेवेन्यू को लिखती है। उस रेवेन्यू में कहा जाता है कि अपने सारे खर्चे मैनेज कर लो। अगर आपने कोई रेंट पे किया वो भी मैनेज कीजिए, आपने सैलरी अगर एम्प्लॉय को पे किया वो भी मैनेज कीजिए, कोई कमीशन पे किया वो भी मैनेज कीजिए, कोई एडवर्टीजमेंट पे आपने खर्च किया, कोई स्टेशनरी पे खर्च किया, सब मैनेज करो। सब खर्चे मैनेज होता है, बोलो हाँ। ये सर, इन सारे खर्चों को मैनेज करने के बाद हम क्या निकालते हैं, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकाला जाता है। और ये जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकल के आता है बच्चे, इसी पे गवर्नमेंट हमसे क्या लेती है, टैक्स लेती है। यही होता है ना। ये सर देखो, इस कंपनी ने गवर्नमेंट को कहा कि आप मेरे रेवेन्यू में से सारे खर्चे कहते हो कि आप मैनेज कर लो। बिल्कुल सही कहा आपने। उन खर्चों को मैनेज करके जो प्रॉफिट आएगा उस पर आप मुझसे टैक्स मांगते हो, बिल्कुल ठीक है। लेकिन एक बात बताओ, कंपनी ने कहा इनकम टैक्स अथॉरिटी को कि क्या यहाँ पे मुझे एक और खर्च नहीं दिखाना चाहिए। तो इनकम टैक्स अथॉरिटी ने पूछा यहाँ पे किस खर्च को दिखाने की बात कर रहे हो। तो कंपनी ने कहा कि देखो, मैं रेंट पे कर रहा हूँ, सैलरी पे कर रहा हूँ, सैलरी एम्प्लॉय को सैलरी पे कर रहा हूँ, वो सब खर्चे दिखा रहा हूँ। लेकिन सोचो जरा कि जो 20,000 शेयर्स मैं आज अपने एम्प्लॉय को कमिट कर रहा हूँ कि आप मेरे पास 3 साल तक काम कर लो, अगर आपने 3 साल तक काम किया तो मैं अपने कंपनी के वो 20,000 शेयर्स, वो 20,000 शेयर्स, कितने शेयर्स जी, कितने ईसॉप यहाँ पे अनाउंस किए गए थे, ईसॉप थे आपका 20,000। तो जिन 20,000 शेयर्स को अगर मैं आज मार्केट में बेच दूं, आज मैं मार्केट में बेच दूं, तो 60 रुपीज के हिसाब से वो शेयर्स बिकेगा ना बच्चे। अगर उन शेयर्स को मैं मार्केट में आज पब्लिक को बेच दूं तो 20,000 शेयर 60 के हिसाब से कितने में बिकेगा आपका, 12 लाख में बिकेगा, 12 लाख रुपए में बिकेगा। अब वो 12 लाख का शेयर्स बेचने के बजाय मैं अपने एम्प्लॉय को फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूं, फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इससे क्या हो रहा है कि मुझे ये जो 12 लाख है उसका एक लॉस ही तो हो रहा है, एक लॉस हो रहा है ना, बोलो ना हाँ। अगर मैं इन शेयर्स को एम्प्लॉय को ना दूं और मैं उसको मार्केट में बेच दूं तो मुझे बच्चे 12 लाख रुपए मुझे मिलेंगे। अब वो 12 लाख रुपीज मुझे नहीं मिल रहे हैं क्योंकि मैं शेयर्स उसको फ्री ऑफ कॉस्ट अपने एम्प्लॉय को दे रहा हूं। तो मैंने इनकम टैक्स अथॉरिटी को बोला कि ये जो 12 लाख रुपीज है ये भी मेरा एक तरीके से एक्सपेंस ही तो है, ये भी मेरा खर्चा ही तो है। इसलिए क्योंकि जैसे एम्प्लॉय को मैं सैलरी पे कर रहा हूं, उसी तरीके से एम्प्लॉय को ये शेयर्स भी तो देना पड़ रहा है उनको रिटेन करने के लिए। सैलरी भी पे कर रहा हूं उनको रिटेन करने के लिए, और जो शेयर्स में दे रहा हूं वो भी क्या जी, रिटेन करने के लिए। तो ये 12 लाख रुपीज जो है वो भी मेरा यहाँ पे एक्सपेंस के रूप में दिखना चाहिए। आप मुझे बताओ कि इस कंपनी ने जो इनकम टैक्स अथॉरिटी को बोला कि मुझे इसको भी एक्सपेंस दिखाना यहाँ पे अलाउ करो, ये बात लॉजिकल है कि नहीं? आप बोलो, आपसे पूछ रहा हूँ। ये सर ये तो लॉजिकल है, खर्चे तो वो भी हो रहे हैं क्योंकि एक तरीके से जो मैं जो शेयर्स फ्री में दे रहे हैं वो भी एक तरीके से क्या मेरा लॉस ही तो हो रहा है, एक्सपेंस ही तो हो रहा है उस एम्प्लॉय को रिटेन करने के लिए। तो कंपनी ने कहा कि मैं इस 12 लाख को भी यहाँ पे खर्च के रूप में दिखाना चाहता हूँ। इनकम टैक्स अथॉरिटी ने कहा कि देखो ये जो 12 लाख से आप यहाँ पे खर्च के रूप में दिखाना चाहते हो, कोई बात नहीं, बिल्कुल सही बात बोल रहे हो, आपको दिखाना भी चाहिए, आप दिखाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उन्होंने कहा कि देखो मुझे ये बताओ, ये जो एम्प्लॉय को आप सैलरी पे कर रहे हो, ये जो सैलरी पे कर रहे हो, जिस खर्च को आपने यहाँ सैलरी के नाम पे लिखा है, ये सैलरी से ये खर्च कितने समय का है? हमने कहा कि 1 साल का। ये रेंट भी 1 साल का है, सैलरी भी, कमीशन भी, एडवर्टीजमेंट भी, सारे खर्चे इस साल के, करंट ईयर के। तो इनकम टैक्स अथॉरिटी ने कहा कि ये जो 12 लाख रुपीज के शेयर्स जो आप अपने एम्प्लॉय को देंगे, क्या ये भी खर्चे सिर्फ 1 साल के हैं क्या इस 12 लाख रुपीज से जो आपके एम्प्लॉय है वो सिर्फ 1 साल ही आपके पास रिटेन होंगे क्या? हमने कहा कि नहीं, वो जो एम्प्लॉय मेरे पास होंगे ना, उस 12 लाख से 1 साल नहीं 3 साल मेरे पास काम करेंगे, 3 इयर्स तक काम करेंगे, 3 साल तक काम करेंगे ना? बोले हाँ। तो इनकम टैक्स अथॉरिटी ने कहा कि देखो जी, मैं आपको इस 12 लाख रुपीज के खर्च को यहाँ पे दिखाना अलाउ कर रही हूँ, आप प्रॉफिट लॉस में दिखा दो, कोई बात नहीं। लेकिन क्योंकि इस 12 लाख का बेनिफिट आपको 3 इयर्स तक मिलेगा, 3 साल तक मिलेगा, तो आपको क्या करना होगा, इस 12 लाख को एक ही साल के प्रॉफिट लॉस में दिखाने के बजाय आप इसको 3 इयर्स में डिवाइड कर दो, और हर एक साल क्या करो, 4 लाख रुपीज करके आप उसको खर्च के रूप में प्रॉफिट लॉस में दिखाइए। मुझे बताओ कि इनकम टैक्स अथॉरिटी की बात लॉजिकल है कि नहीं? सर उनकी भी बात लॉजिकल है।
जब कोई एक्सपेंस हम करते हैं जिसका बेनिफिट हमें 3 इयर्स तक उस एम्प्लॉय से मिलेगा उस कंपनी के अंदर में रिटर्न करके, तो खर्चे भी 3 पार्ट में डिवाइड होने चाहिए। तो मेरे बच्चे हम लोग यही काम करने वाले हैं कि पहले हम पता करेंगे कि कंपनी को टोटल लॉस कितना होने वाला है बिकॉज ऑफ दिस ईसॉप। ये जो इंट्रिंसिक वैल्यू निकल के आया ना, मैं इसको लेमन लैंग्वेज में कहूंगा लॉस पर शेयर ड्यू टू ईसॉप। ईसॉप के चलते जो कंपनी को पर शेयर लॉस होने वाला है, दैट इज कॉल्ड इंट्रिंसिक वैल्यू पर शेयर। इस चैप्टर के अंदर में वो कितना है, 60 रुपीज पर शेयर। तो अब हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, अब हम क्या करने वाले हैं कि पहले तो हम ये निकालेंगे, पहले ये, अभी फिलहाल डायग्राम पे बता रहा हूं, तो आपको डायग्राम पे सारी बातें करनी है, बाद में हम इसको सजाना शुरू करेंगे। तो पहले हमने क्या किया कि आज जिस दिन आपका अनाउंसमेंट हो रहा है मेरे बच्चे ईसॉप का, उस दिन की मार्केट वैल्यू लेंगे, एक्सरसाइज प्राइस, जिस प्राइस पे हम शेयर को एम्प्लॉय को 3 साल के बाद देने की बात कर रहे हैं, हम उसको माइनस करेंगे, तो इंट्रिंसिक वैल्यू पर शेयर आ जाएगा, जिसको हम लेमन लैंग्वेज में क्या बोलेंगे, लॉस पर शेयर ड्यू टू ईसॉप आपका। तो मुझे बताओ टोटल लॉस, यहाँ पे इसको अगर मैं नंबर 1 कह दूं, अब नंबर 2 आपको वर्किंग बता रहा हूं, मुझे बताओ टोटल लॉस ड्यू टू ईसॉप। इस ईसॉप के चलते एम्प्लॉयज स्टॉक ऑप्शन जो प्लान हमने दिया एम्प्लॉय को, इससे कंपनी को टोटल लॉस कितना हो रहा है मेरे बच्चे, एक शेयर पे कंपनी को 60 रुपीज का लॉस हो रहा है, और ऐसे टोटल 20,000 शेयर्स कंपनी आपको देने को तैयार है, तो यहाँ पे 12 लाख रुपीज का कंपनी को लॉस हो रहा है 12 लाख रुपीज का अमाउंट। तो जरा बताओ आपको, जो हमें लॉस टू बी रिटन ऑफ जो हम राइट ऑफ करेंगे ईच ईयर, हर एक साल, वो कितना अमाउंट आपका होना चाहिए। हमने कहा कि 12 लाख रुपीज का जो अमाउंट है उसको आप क्या करो जी, 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दो। 3 पार्ट्स क्यों, क्योंकि 3 साल वेस्टिंग पीरियड है। अगर ये 4 होता तो 4, 5 तो 5, जितना भी क्वेश्चन बोलेगा। और मेरे बच्चे हर एक साल हम क्या करेंगे, 4 लाख करके एक्सपेंसेस को हम प्रॉफिट लॉस में राइट ऑफ करेंगे। 4 लाख रुपीज, हमारा काम पूरा हो जाएगा। इसी को हमें एंट्री के रूप में दिखाना है, इसी चीज को मैं क्या करूंगा, एंट्री के रूप में दिखाऊंगा। तो ये मेरे बच्चे मेरा वर्किंग हो गया। अगले क्वेश्चन से आपको बताऊंगा वर्किंग कैसे करना, क्या करना। फिलहाल डायग्राम पे सारी बातें आप लिखेंगे, ठीक है ना। इसके बाद स्टार्ट करता हूं अब मैं क्या जी, जर्नल एंट्रीज। लीजिए, अब मैं आपको एंट्रीज पास करना सिखा रहा हूं कि एंट्रीज कैसे पास किया जाएगा इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड के बुक में, ठीक है ना। तो एंट्री में पहले तो हम इस डेट की बात करें, 1 अप्रैल 2023, इस डेट पे, जिस दिन हमने क्या किया, ईसॉप को अनाउंस किया। ईसॉप का मेरे बच्चे जिस दिन अनाउंसमेंट हुआ, वो आपका डेट क्या है, 1 2023। ये इस दिन पे हम यहाँ पे कोई भी एंट्री पास नहीं करते, कोई भी एंट्री पास नहीं होगा। हमने अनाउंस किया ना, अनाउंसमेंट के डेट पे कोई एंट्री पास नहीं होगा, ठीक है। अब क्या होगा कि समय आगे चलेगा और चलते 1 साल गुजर गया। ये वो दिन है जिस दिन हम क्या करते हैं, प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाते हैं। तो फर्स्ट ईयर के एंड में, यानी कि 31 मार्च 24 को, मैं देखो यहाँ पे 31 मार्च 24 को अब यहाँ पे एंट्री पास करूंगा। एंट्री क्या पास करूंगा, कंपनी अपना एक्सपेंस दिखाएगी। आज यहाँ पे बोलेगी कि भैया ठीक है 4 लाख, 12 लाख नहीं, हर एक साल 4 ना, तो 4 लाख क्या करेगी कंपनी, अपना यहाँ पे एक्सपेंस दिखाएगी। और एंट्री होता है मेरे बच्चे एक्सपेंस दिखाने का, एम्प्लॉयज, लिखिए मेरे साथ यहाँ पे, एम्प्लॉयज स्टॉक ऑप्शन, एम्प्लॉयज स्टॉक ऑप्शन एक्सपेंसेज अकाउंट को आप डेबिट करेंगे, अकाउंट डेबिटेड। एंड 2 आप यहां बोलेंगे एम्प्लॉयज स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट, आउटस्टैंडिंग है। अभी तक हमने शेयर्स दिया थोड़े, हम शेयर्स कब देंगे जी, 3 साल के बाद देंगे ना बच्चे, आज थोड़े शेयर्स दिया है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एक्सपेंसेज को डेबिट करूंगा और फिर लिखूंगा टू एम्प्लॉयज स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट। अभी इसका मीनिंग और क्लियर करूंगा, इसका लॉजिक, बट आप ये लिखिए। और जरा बताओ ये एंट्री हमारा कितने से बनने वाला है, 4 लाख रुपीज से आपका। तो आप इसको क्या करेंगे, 4 लाख से इस एंट्री को पास करेंगे। जिस दिन हम ये ईसॉप अनाउंस करते हैं उस दिन कोई एंट्री पास नहीं करते। लेकिन अब साल के एंड में क्या करेंगे, जब साल गुजर गया, जहां पे हमें प्रॉफिट लॉस को हमें खर्चे दिखाने, तो मेरे बच्चे पहले मैं एक्सपेंस दिखाऊंगा और कहूंगा कि जितना एक्सपेंस है उतना हमें क्या करना, अभी आउटस्टैंडिंग है, उतना हमें शेयर्स देने हैं, है ना। ये आपका निकल के आया। तो बीइंग, लिख दो नरेशन यहाँ पे, बीइंग एक्सपेंसेज
बीइंग एक्सपेंसेज रिकॉग्नाइज्ड, हमने क्या किया, उसको इस साल का इतना एक्सपेंस माना। और जो भी आपका इस साल का एक्सपेंस हुआ यानी कि 31 मार्च 24 को, इस एक्सपेंस को हम क्या करेंगे, अपने प्रॉफिट लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिटेड टू, आप बोलेंगे एम्प्लॉयज स्टॉक ऑप्शन एक्सपेंसेज अकाउंट। हमने क्या किया, ये जो 4 लाख रुपीज का अमाउंट है हमने उसको प्रॉफिट लॉस में एक्सपेंस के रूप में यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया 4 लाख। ये ठीक वैसे ही होता है मेरे बच्चे, यहाँ पे समझा दूं आपको, कहीं परेशानी ना हो इसलिए मैं समझा रहा हूँ। जैसे आप रेंट पे करते हो तो एंट्री क्या बोलते हो, रेंट अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट करते हो ना, रेंट अगर पे किए तो। और रेंट अगर बकाया है पे करना तो हम क्या बोलते हैं, रेंट अकाउंट डेबिटेड टू आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट। आप ये करते हैं ना, अगर पे किया तो टू कैश, बकाया तो आउटस्टैंडिंग, ये एंट्री होता है। फिर साल के एंड में इस रेंट को हम क्या करते हैं, प्रॉफिट लॉस में ट्रांसफर कर देते हैं। तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिटेड टू रेंट अकाउंट, ये 11वीं क्लास से आप पढ़ते आ रहे हैं कि एक्सपेंस होना फिर उसको प्रॉफिट लॉस में ट्रांसफर करना है ना, क्लोजिंग एंट्री के रूप में। तो उसी तरीके से मैंने ये किया कि एक्सपेंसेज अभी जो है आपका हमने रिकॉग्नाइज किया, अभी वो आउटस्टैंडिंग है। और दूसरा हमने क्या किया जी कि जितना एक्सपेंस हो उसको हमने प्रॉफिट लॉस में ट्रांसफर कर दिया। लिखिए यहाँ पे नरेशन, आपका एग्जाम में अगर नरेशन लिखने का हो जाए तो बीइंग एक्सपेंसेज ट्रांसफर टू प्रॉफिट लॉस अकाउंट, हमने क्या किया, प्रॉफिट लॉस में उसको ट्रांसफर कर दिया। तो ये एंट्री हमने कब बना के तैयार कर लिया, आपका 31 मार्च 24 को, इस दिन पे हमने क्या क्या एंट्री बना लिया। इसके बाद मेरे बच्चे समय फिर आगे चलेगा, चलते चलते साल का एंड आ जाएगा। अब आपका सेकेंड ईयर के एंड में, यानी कि आप आइए क्या है जी 31 मार्च 25 लिखो ना यहाँ पे 31 मार्च 25 को, आपका 31 मार्च 25 को अगेन ये 2 एंट्री आपका रिपीट होगी। यानी कि फिर से आप यहाँ पे एक्सपेंस के रूप में दिखाएंगे एम्प्लॉयज स्टॉक ऑप्शन एक्सपेंसेज अकाउंट डेबिटेड टू, क्या बोलेंगे बताइए, एम्प्लॉयज स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट, शॉर्ट में ओएस कर दिया मैंने, यानी कि आउटस्टैंडिंग अकाउंट। ये भी एंट्री आपका कितने से होने वाला है, 4 लाख रुपये से। तो हमने क्या किया, ये भी एंट्री 4 लाख रुपये से कर दिया। और आज ही यानी कि 31 मार्च 25 को ही मेरे बच्चे आपको क्या करना है, इस एक्सपेंस को कहाँ दिखाना है, प्रॉफिट लॉस अकाउंट में। तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिटेड टू, हमने क्या बोला यहाँ पे, स्टॉक ऑप्शन एक्सपेंसेज अकाउंट, है ना। एक्सपेंस को हमने क्या किया, प्रॉफिट लॉस में यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया। तो ये हमारा सेकंड एंट्री भी क्या हुआ, कंप्लीट हो गया। सेकंड ईयर का नरेशन अगर यहाँ लिखना होगा तो सेम नरेशन को आप यहाँ लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। नरेशन कुछ भी लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपने क्या किया, जिस दिन हमने ईसॉप अनाउंस किया था वहाँ अनाउंसमेंट हुआ था ना, एक्सपेंस थोड़ा ही हुआ था। हम कोई एंट्री पास नहीं करेंगे, साल के एंड में एक्सपेंस रिकॉग्नाइज होगा, फिर प्रॉफिट लॉस में। सेकेंड ईयर में भी यही काम हुआ, थर्ड ईयर के एंड में मेरे बच्चे फिर से आपका यही काम होगा। तो आओ ना, वहाँ पे जगह की कमी है इसलिए थर्ड ईयर की एंट्री मैं यहाँ दिखा देता हूँ। अब आइए 31 मार्च 26, क्योंकि थर्ड ईयर का एंड जो आपका निकल के आ रहा है वो 31 मार्च 26 को। अभी दिमाग में if और मत आने देना, बहुत सारे if और आएंगे, उन सबका जवाब मेरे दिमाग में भी है। पहले यहाँ पे आइए, तो 31 मार्च 26 को मैं क्या करने वाला हूँ, इस दिन पे मेरे बच्चे एक तो आपका एम्प्लॉयज स्टॉक ऑप्शन एक्सपेंस अकाउंट डेबिटेड आपका, ठीक है ना। टू, आप क्या बोलेंगे, एम्प्लॉयज स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट, आउटस्टैंडिंग है अभी, ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट, आपका आउटस्टैंडिंग अकाउंट। ये भी एंट्री हमारा कितने से हो रहा है, 4 लाख रुपये से। सर ये तो बड़ा सिंपल चैप्टर है, इतना भी सिंपल नहीं बदमाश, ये तो पहला क्वेश्चन, अभी तो आगे कॉन्सेप्ट आएंगे ना, पहले लिखो तो आप यहाँ पे। फिर आप यहाँ पे 31 मार्च 26 को हम क्या करेंगे, इस साल के एंड में इसके प्रॉफिट लॉस अकाउंट में आप यहाँ पे सारे एक्सपेंस को ट्रांसफर करेंगे। तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिटेड टू एम्प्लॉयज स्टॉक ऑप्शन एक्सपेंस अकाउंट आपका, ठीक है ना। तो 4 लाख से ये भी एंट्री हमने क्या किया, कंप्लीट कर लिया। इसमें कोई डाउट आपको नहीं सर। तो हमने तीसरे साल में एक्सपेंस दिखाया और उसको हमने क्या किया, प्रॉफिट लॉस में ट्रांसफर कर दिया। और आज ही मेरे बच्चे, आज ही वो दिन है जिन दिन पे हमें क्या करना, शेयर्स अपने एम्प्लॉय को देने हैं, आज ही वो दिन है। तो अब शेयर्स जो यहाँ पे हमने इशू किया होगा उसकी एंट्री क्या होगी,
31 मार्च 26 को, उसके पहले मैं आपको कुछ अलग से बातें समझाना चाहता हूँ। सुनिए मेरी बात क्या, मैं अब इस क्वेश्चन को मिटा देता हूँ। इस क्वेश्चन की मुझे रिक्वायरमेंट नहीं है, मैं पेज को चेंज नहीं करना चाहता, तो यहीं पे सारी बातें आपको समझाऊंगा, ठीक है ना। अब लिखना बंद करेंगे, मेरी बात ध्यान सुनेंगे। अगर आप ये दो एंट्री का कटिंग देखो ना, इस दो एंट्री का कटिंग, तो इंप्लॉइज स्टॉक ऑप्शन एक्सपेंस अकाउंट डेबिटेड और क्रेडिटेड क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो अल्टीमेटली क्या दिख रहा है बच्चे, प्रॉफिट से हम 4 लाख रुपीज निकाल रहे हैं और इंप्लॉइज स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग के नाम पे वो 4 लाख रुपीज जमा करते रहे। मीनिंग यही निकल के आ रहा ना। आप देखो ना, इस दो एंट्री का अल्टीमेट कटिंग, प्रॉफिट से 4 लाख रुपीज हमने माइनस किया एंड इंप्लॉइज स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग के नाम पे हमने 4 लाख रुपीज जमा कर दिया। ये 4 लाख जो यहाँ पे था, अगेन अगले साल भी इंप्लॉइज स्टॉक ऑप्शन एक्सपेंस और एक्सपेंस कैंसिल, फिर से प्रॉफिट से निकाल के हमने इसमें जमा किया। तो 4 लाख रुपीज जो यहाँ पे आपका इंप्लॉइज स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग के नाम पे था, 4 और जमा किया, 8 हो गया। फिर तीसरे साल में 4 और जमा किया, कितना हो गया, 12 लाख रुपीज। 12 लाख रुपए, यानी कि 12 लाख रुपीज क्या है जी, इंप्लॉइज स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग के नाम पे आपका टोटल अमाउंट पड़ा हुआ है। कितना अमाउंट, 12 लाख रुपए, 12 लाख रुपए। अब देखो मैं क्या करूंगा, अब यहाँ पे तीसरे साल के एंड में, जल्दी से आधा बदमाश आ जा, जल्दी से लाइट, जल्दी से आ जा, जल्दी से आ जा, यस। अब देखो यहाँ पे क्या होने वाला, ध्यान से मेरी बात सुनना कि जरा बताओ, इंप्लॉइज स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग में अमाउंट कितना आपका है, 12 लाख रुपीज, एंड इंप्लॉइज स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग का कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट आपका। तो आपने क्या करना है कि आज हम लोग क्या करेंगे, इंप्लॉइज, आज वो जो इंप्लॉइज स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट है, इंप्लॉइज स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट है, उस अकाउंट में मेरे बच्चे कितने पैसे पड़े हुए, 12 लाख रुपीज। वो पूरे 12 लाख रुपीज हम लोग क्या करेंगे, अब डेबिट कर देंगे, मतलब उसको हटा देंगे। क्रेडिट से हमने क्या किया, कैंसिल करके डेबिट कर दिया, और इस अमाउंट को मेरे बच्चे हम कन्वर्ट कर देंगे किस में जी, इक्विटी शेयर्स में। तो आप यहाँ बोलेंगे टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। मुझे कोई बताएगा कि आप जो शेयर्स इशू कर रहे हो, कितने शेयर्स इशू कर रहे हो, 20,000, और एक शेयर की फेस वैल्यू कितनी है, 10 रुपये आपका। तो आपने बचपन से पढ़ा हुआ है कि कैपिटल के आगे क्या होगा कि 20,000 शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय 10, यानी कि फेस वैल्यू, यानी कि 2 लाख रुपीज का अमाउंट आपने यहाँ पर रिकॉर्ड किया। और 2 लाख से ऊपर का जो अमाउंट होगा मेरे बच्चे, जब भी शेयर्स आपका फेस वैल्यू पे से ज़्यादा पर रिकॉर्ड करते हैं, तो हम उनको सिक्योरिटी प्रीमियम के नाम से रिकॉर्ड करते हैं। तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट के अंदर में 12 - 2 कितना हो जाएगा, 10 लाख रुपीज। 10 लाख रुपीज कैसे आया जी, 20,000 शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय 50, क्योंकि 60 के अगर मार्केट वैल्यू है तो 60 में 10 रुपीज फेस वैल्यू है, बाकी उसके ऊपर का अमाउंट आपका, तो आपने 50 रुपीज के हिसाब से जो अमाउंट आएगा प्रीमियम में रिकॉर्ड करेंगे, और ये एंट्री आपकी कंप्लीट हो गई। अब प्लीज कॉपी कीजिए, मैं इस पे कुछ नोट लिखाऊंगा। अभी ये चैप्टर की शुरुआत हुआ है मेरे बच्चे, कॉन्सेप्ट अभी मैंने स्टार्ट किया समझाना आपको, बातें बहुत दूर तक जाएंगी, लेकिन बिलीव कीजिए जितनी दूर तक जाएंगी वो चैप्टर उतना आपके लिए सिंपल बनते चला जाएगा। अब प्लीज पहले यहाँ पे कॉपी कीजिए आप। सर हो गया, सर हो गया। तो अब ना आप मेरे साथ यहाँ पे क्या करेंगे, कुछ नोट लिखेंगे, आप यहाँ पे कुछ नोट लिखेंगे। लिखिए मेरे साथ यहाँ पे नोट नंबर 1, नोट नंबर 1, कुछ नोट जो आपको एग्जाम के टाइम पे भी रिवीजन करने में हेल्प करेंगे। नोट नंबर 1 लिखना, फॉर कैलकुलेटिंग इंट्रिंसिक वैल्यू पर शेयर, आगे ब्रैकेट में, दैट इज लॉस पर शेयर ड्यू टू ESOP, ब्रैकेट क्लोज, वी डिडक्ट, कॉमा देके, वी डिडक्ट, हम माइनस करते हैं, वी सब्ट्रैक्ट बोल दीजिए, या डिडक्ट, वी डिडक्ट क्या जी, एक्सरसाइज प्राइस पर शेयर फ्रॉम मार्केट प्राइस पर शेयर on date of announcement
ऑफ ईसॉप। मेरे बच्चे बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना, और आप चाहो ना तो आप इसको कर लो अंडरलाइन, फ्रॉम द मार्केट प्राइस पर शेयर ऑन द डेट ऑफ अनाउंसमेंट ऑफ ईसॉप, ऑन डेट ऑफ अनाउंसमेंट ऑफ ईसॉप, ऑन डेट ऑफ अनाउंसमेंट। जिस दिन आपका अनाउंसमेंट हुआ ना, उस दिन पे आपके शेयर का मार्केट प्राइस क्या था वो रेलेवेंट होगा इस लॉस को पता करने के लिए। मेरे बच्चे इसके बाद एग्जाम में पता क्या होगा, अभी अभी दिखाऊंगा क्वेश्चन में, यहाँ का भी मार्केट प्राइस बताएगा, यहाँ का भी मार्केट प्राइस बताएगा, यहाँ का भी। वो यूजलेस इंफॉर्मेशन है, कोई काम का नहीं है, क्योंकि इनकम टैक्स अथॉरिटी कहती है कि जिस दिन आपने ईसॉप अनाउंस किया ना, जिस दिन आपने अनाउंस किया उस दिन शेयर का मार्केट वैल्यू क्या है वो बताओ, और उसको आपने किस प्राइस पे दिया वो बताओ, उससे लॉस निकालो, काम खत्म करो, उतना ही लॉस मानेंगे। इसके बाद आपके शेयर की मार्केट प्राइस जो 60 था वो बढ़ गया घट गया, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब मेरे बच्चे नंबर 2 लिखेंगे यहाँ पे, नंबर 2, मार्केट प्राइस पर शेयर गिवन इन क्वेश्चन ऑन एनी अदर डेट, किसी भी डेट पे, अदर डेट विल बी completely irrelevant। वो कंप्लीटली क्या होगा, इरेलीवेंट होगा, कोई काम का नहीं। वो एग्जामिनर मेरे बच्चे आपको सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दे रहा है, कुछ भी काम नहीं, ठीक है ना। तो नोट नंबर 2 हो गया। नोट नंबर 3 लिखेंगे आप यहाँ पे। सवाल ये उठता है कि सर पहले साल में हमने क्या किया, एक तरीके से देखा जाए तो प्रॉफिट लॉस से पैसा निकाल के हमने क्या किया, एम्प्लॉयज स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग के नाम पे ट्रांसफर कर दिया। यानी कि ये जो पैसा हमने प्रॉफिट से निकाला वो पैसा हमने रखा है कल को इक्विटी शेयर्स इशू करने के लिए। किसको इशू करने के लिए, एम्प्लॉय को। तो सवाल उठता है कि ये जो 4 लाख का अमाउंट जो बैलेंस शीट में जाएगा, बैलेंस शीट में वो किस हेडिंग के अंदर जाएगा, किस हेडिंग के अंदर। तो मेरे बच्चे देखो जवाब मैंने खुद आपको दे दिया, प्रॉफिट से पैसा निकाल के हमने रखा है बाद में क्या करने के लिए, इसके बदले में इक्विटी शेयर्स इशू करने के लिए एम्प्लॉय को। एक तरीके से प्रॉफिट से निकाला पैसा और हमने रखा है क्या जी, इक्विटी शेयर होल्डर्स को शेयर्स देने के लिए, माफ कीजिए एम्प्लॉय को शेयर्स देने के लिए। तो एम्प्लॉय को जब हम शेयर्स देंगे तो क्या उनको मालिक में कन्वर्ट कर देंगे ना, मालिक में कन्वर्ट कर देंगे। इसलिए हमारा अकाउंट्स कहता है कि लिखेंगे यहाँ पे पॉइंट नंबर 3, एम्प्लॉयज स्टॉक, ऐसे नहीं, ऐसे लिखिए, बैलेंसेज ऑफ एम्प्लॉयज स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग ऑप्शन ऑफ बैलेंसेज ऑफ एम्प्लॉयज स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग is shown in the balance sheet under the head रिजर्व्स एंड सरप्लस। मेरे बच्चे ये रिजर्व्स एंड सरप्लस के हेडिंग में कहा जाता है कि आप शो कीजिए। सर ऐसा क्यों, रीजन है, कहते हैं कि यार बाद में ये अल्टीमेटली क्या इक्विटी में ही कन्वर्ट हो जाना है, तो आज भी क्या उसको हम इक्विटी वालों का ही मानेंगे, मतलब रिजर्व के रूप में दिखाइए, रिजर्व है, बाद में वो इक्विटी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जब भी एग्जाम में अगर 1 मार्क का क्वेश्चन आ जाए, एम्प्लॉयज स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग इज शोन इन द बैलेंस शीट अंडर द हेड, और 4 ऑप्शन दे तो क्या बोलेंगे, रिजर्व सरप्लस हेडिंग के अंदर आएगा, रिजर्व सरप्लस। कोई डाउट इसके अंदर में नहीं सर। तीसरा पॉइंट लिखेंगे आप, मैं यहाँ लिखता हूँ, मैं अभी मिटाना नहीं चाहता। थर्ड पॉइंट लिखेंगे आप यहाँ पे, थर्ड पॉइंट, एम्प्लॉयज स्टॉक ऑप्शन एक्सपेंस है ना, लिखा था ना हम लोगों ने एंट्री पास करते समय, हमने क्या लिखा था जी, ये देखो आप, एम्प्लॉयज स्टॉक ऑप्शन एक्सपेंस। तो ये जो एम्प्लॉयज स्टॉक ऑप्शन एक्सपेंस है, कहते हैं इज ऑल्सो कॉल्ड, इसको कई नाम से जानते हैं। अगर कोई और नाम किसी बुक में या आपके स्टडी मेट में अलग से दिख जाए, जैसे उन्होंने इसी नाम को यूज किया है, बट कुछ देखा तो परेशान मत होना, एक ही नाम के कई सारे नाम हैं। एम्प्लॉयज स्टॉक ऑप्शन एक्सपेंसेज इज ऑल्सो कॉल्ड एम्प्लॉयज कंपनसेशन एक्सपेंस अकाउंट, इस नाम से भी जानते हैं एक्सपेंस अकाउंट।
ऑब्लिक हम इसको एम्प्लॉयज एक्सपेंस के नाम से भी जानते हैं, एम्प्लॉयज एक्सपेंस। तो कोई भी नाम आप एग्जाम में लिखोगे फर्क नहीं पड़ता, मीनिंग सेम है, बट जो स्टडी मैट यूज करता है उसी को कीजिए, एम्प्लॉयज स्टॉक ऑप्शन एक्सपेंस। एक्सपेंस रहना जरूरी है आपका, एक्सपेंस सब में क्या एक्सपेंस दिखाना कि भाई हम एक्सपेंस दिखा रहे हैं आपका, कोई डाउट इसके अंदर में नहीं सर। तो ये 3 बातें मेरे बच्चे मैंने आपको भी बताई है, इस 3 बातों का ध्यान में आपको रखना है। क्या क्या बातें मैंने बताया कि जब भी आपको, अच्छा मैं यहाँ पे लिख दूँ, यहाँ पे एक और पॉइंट चौथा, इंट्रिंसिक वैल्यू, इंट्रिंसिक वैल्यू पर इक्विटी शेयर इज कैलकुलेटेड। हम कब कैलकुलेट करते हैं, ये कब निकाला जाता है, तो ऑन डेट ऑफ अनाउंसमेंट ऑफ आपका क्या जी, ईसोप। जिस दिन हमने ईसोप को मेरे बच्चे अनाउंस किया, इंट्रिंसिक वैल्यू मतलब कि लॉस जो पर शेयर है उसी दिन निकालते हैं, बट उसी दिन हम कोई एंट्री पास नहीं करते हैं। एंट्री जो होता है वो साल के एंड से हम पास करना शुरू करते हैं, ठीक है ना। आप जल्दी से कॉपी कीजिए, इसके बाद मैं अगले एग्जाम्पल पे आना चाहता हूँ। अभी बहुत सारी बातें करनी है, बहुत सारी बातें। अभी क्या हुआ, ये तो सिंपल क्वेश्चन था कि भैया हमने क्या किया, यहाँ पे एम्प्लॉयज को बोला कि आप सब हमारे पास काम कर लो और 3 साल के बाद हम शेयर्स दे देंगे, तो सब ने आपके पास काम कर लिया। बट ऐसा थोड़ा ही होगा, कई तरीके के लोग होते हैं, बोलते हैं यार कि मुझे ये शेयर्स नहीं चाहिए, मुझे तो आज ही बड़ा पैकेज चाहिए, तो इस कंपनी को छोड़ के क्या होते हैं, दूसरी कंपनी में चले जाते हैं। तो ये तो सिंपल सा है। क्या होगा जब अगर जिन एम्प्लॉयज को हमने ऑप्शन दिया है उन एम्प्लॉयज में से कुछ लोग काम को बीच में छोड़ते चले गए, छोड़ते गए, तो हम उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। पहले इसकी जल्दी से पूरे कॉपी कीजिए, फिर आगे बढ़ता हूँ। चलिए अब मेरे बच्चे हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के पास, एग्जाम्पल नंबर 2 एक्चुअली। तो मैं आपको यहाँ पे लेके आता हूँ एग्जाम्पल नंबर 2, मेरे साथ स्टार्ट करेंगे। और ये एग्जाम्पल थोड़ा सा मैं अब आपका लेवल को हाई करते हुए बनाऊंगा, जहाँ पे बहुत अच्छी सी बातें और सीखेंगे। ये एक डायग्राम पे मैं क्वेश्चन को पुट करने की कोशिश करता हूँ, आप भी मेरे साथ डायग्राम बनाएंगे। ये आपका 0 पीरियड है मेरे बच्चे। 0 पीरियड का मतलब क्या, जिस दिन ईसोप अनाउंस हुआ है ना। यहाँ पे कहता है कि ईसोप अनाउंस्ड, हमने जो अनाउंस किया यहाँ पे ईसोप, वो कहता है कि मान लो आपका कितना ले लूँ, चलो ये ले लेते हैं हम लोग यहाँ पे 30,000 ईसोप, 30,000 मतलब कि 30,000 शेयर्स हमने अपने एम्प्लॉयज को कमिट किया कि आपको देंगे। अगर कि मान लो कि वो वेस्टिंग पीरियड मैंने 3 रख दिया, 1 2 3। वेस्टिंग पीरियड का मतलब हमने क्या बताया था कि जितने समय आपको काम करने पड़ेंगे, यानी कि वेस्टिंग पीरियड यहाँ पे क्या है, 3 इयर्स आपका, ठीक है ना। तो 30,000 हमने ईसोप अनाउंस किया अपने एम्प्लॉय को। कहता है कि आज के डेट पे यहाँ पे जो शेयर का फेस वैल्यू है, फेस वैल्यू कहता है कि फेस वैल्यू पर शेयर, लिखिए मेरे साथ, ₹10 है, 10 रुपये। इवन अगर क्वेश्चन में फेस वैल्यू नहीं बता दो तो हम 10 रुपीज़ ही मानते पूरे अकाउंटेंसी में। और मेरे बच्चे कहता है कि आज आपका जो मार्केट वैल्यू है, मार्केट वैल्यू पर शेयर, ये कहता है कि आपका रुपीज़ कितना ले लो, चलो 50 रुपीज़ ले लिया हमने, 50 रुपीज़ है ना, 50 रुपीज़ के हिसाब से। और इस बार मैं लिख रहा हूँ कि जो एक्सरसाइज प्राइस है, यानी कि हमने इन शेयर्स को जो अपने एम्प्लॉय को बोला है कि हम देंगे, वो मान लो रेट हमने कह दिया कि 20 रुपीज़ के हिसाब से, मतलब जिसकी मार्केट वैल्यू आज 50 रुपीज़ है, हमने एम्प्लॉय को बोला कि अगर आप हमारे पास 3 इयर्स तक काम कर सकते हो तो करो, आपको ये 3 इयर्स के बाद, 3 साल के बाद इन शेयर्स को 20 रुपीज़ के हिसाब से दे देंगे, है ना। तो एम्प्लॉय को आज क्या दिख रहा है, लगभग पर शेयर एम्प्लॉय को फ़ायदा कितना हो रहा है, 30 का, और कंपनी को घाटा कितने का हो रहा है, 30 का आपका, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन आपको बता रहा है। अब बच्चे 3 इयर्स का वेस्टिंग पीरियड है। हमने कहा कि ठीक है, आइए आप हमारे साथ रहें 3 साल तक, लेकिन मैंने कहा था अभी आपको कि ज़रूरी नहीं है कि सारे एम्प्लॉय हमारे साथ 3 इयर्स तक रहेंगे। अगर आप में से कुछ लोगों को और भी बड़ा कोई ऑफर मिल गया, जहाँ पे सैलरी का भी इंक्रीमेंट हो रहा है और शेयर्स भी आपको दिए जा रहे हैं, तो आप क्या करोगे, लालच में वहाँ चले जाओगे, बोलो ना। हाँ, तो आप में से कुछ लोगों ने क्या किया कि बोला कि ठीक है जी, हम इस कंपनी में नहीं रहेंगे, हम किसी और कंपनी में जाएंगे। और मान लो ऐसा हुआ कि यहाँ पे कुछ लोग काम छोड़ के चले गए। जो लोग काम छोड़ के चले गए मेरे बच्चे, उनको हमें यहाँ पे मान लो 4,000 ऑप्शंस उनको देने थे, मतलब कि 4,000 शेयर्स हमें क्या करने थे जी, एम्प्लॉय को देने थे। और ये क्या हुआ कि वो काम छोड़ के चले गए, तो अब हमें क्या करना होगा, ये नहीं देना होगा। 4,000 ऑप्शन लैप्स लिख देता हूँ, लैप्स्ड,
यहाँ पे लैप्स्ड होने का मतलब कि वो या कैंसिल लिख दो आप, सबसे अच्छा वर्ड रहेगा। 4000 ऑप्शंस जो थे वो कैंसिल्ड हो गए हैं। ये कैंसिल्ड क्यों कैंसिल्ड हो गए होंगे? क्योंकि एम्प्लॉय या तो काम छोड़ के चले गए होंगे या हमने एम्प्लॉय को निकाल दिया होगा, है ना। तो उनके नाम के 4000 शेयर्स यहाँ पे ऑप्शंस कैंसिल हो गए। फिर मेरे बच्चे कहता है कि यहाँ पे सेकेंड ईयर में, ये पहला साल से आगे बढ़ा, सेकेंड ईयर में क्या हुआ, यहाँ पे कहता है कुछ और भी लोग काम छोड़ के चले गए। मान लो 1000 ऑप्शंस यानी जिन एम्प्लॉयज को देना था हमें, वो लोगों ने क्या किया, यहाँ पे काम छोड़ दिया। तो ये भी हमने क्या किया, यहाँ पे कैंसिल कर दिया। और फिर बाकी लोगों ने क्या किया, और कोई काम नहीं छोड़ा, या फिर मैं थोड़ा सा और भी काम छुड़वा दूँ, चलो यहाँ भी ले लेता हूँ। लो यहाँ भी क्या हुआ, यानी कि थर्ड ईयर में 1500 ऑप्शंस जिनको हमें देना था, जिनको देना था, वो भी लोग काम छोड़ के चले गए, जिनके चलते हमें ये भी कैंसिल करना पड़ा। और जो बाकी ऑप्शंस बच गए मेरे बच्चे, कहता है कि रिमेनिंग ऑप्शंस, मैंने क्वेश्चन को लैंग्वेज में ना देखा, ऐसे दे दिया। रिमेनिंग ऑप्शंस जो है, ऑप्शंस यानी कि जो शेयर्स थे, एक्सरसाइज्ड, यहाँ पे क्या हुआ, वो एक्सरसाइज्ड हो गए, है ना। यानी कि आज क्या हुआ कि लोगों ने इसको परचेज कर लिया। हमें इसकी एंट्री पास करना, बोलता है कि आप एंट्रीज पास करिए। तो ये एक क्वेश्चन मैंने बना दिया आपको डायग्राम पे। अब मैं इसका सॉल्यूशन दिखा रहा हूँ और आपको बहुत बेहतर तरीके से बताऊंगा। सुनिए मेरी बात, ये देखिए सॉल्यूशन, आपका सॉल्यूशन। पर बच्चे जब भी सॉल्यूशन करेंगे तो सॉल्यूशन में पहले एक काम करना होगा, आपको वर्किंग करना पड़ेगा। तो मैं काम करता हूँ कि जो आपका रजिस्टर है ना, आपका रजिस्टर, उस रजिस्टर का ये 2 पेज एक साथ लीजिए, 2 पेज एक साथ। मान लो ये 2 पेज है, ये इधर का पेज में आपका जो पहला पेज है उसको हम छोड़ दे रहे हैं वर्किंग के लिए, और दूसरे पेज पे क्या करेंगे, आप एंट्रीज पास करेंगे, ठीक है ना। तो मान लो आपके रजिस्टर का क्या है, ये 2 पेज है, बिल्कुल आपको जो बोलना वही फॉलो करना है। और इस 2 में से क्या करना है कि आपका जो फर्स्ट पेज है वहाँ पे मेरे साथ वर्किंग करेंगे, और सेकेंड पेज पे आप मेरे साथ यहाँ पे जर्नल एंट्रीज पास करेंगे, जर्नल एंट्रीज पास करेंगे, ठीक है ना। ये चीज निकल के आ रहा है। चलिए, तो मैं क्योंकि अभी आपको समझा रहा हूं, एंट्रीज एंड वर्किंग आपको साथ साथ करूंगा, लेकिन एग्जाम में आपको एंट्रीज अलग करना है और वर्किंग अलग करना है। तो पहले आइए वर्किंग में क्या निकल के आता है। यहाँ पे हमारा, मुझे बताओ जरा कि लॉस जो आपको हो रहा है बच्चे, लॉस पर शेयर, लॉस पर शेयर आपको कितना निकल के आ रहा है यहाँ पे जी। तो यहाँ पे लॉस कितना हो गया, जो मार्केट वैल्यू आपका जिस शेयर का 50 रुपीज़ का है, अगर मैं एम्प्लॉय को 20 रुपीज़ से देने की बात कर रहा हूँ, तो पर शेयर हमारा लॉस कितने का होगा, 30 रुपीज़ का, 30 रुपये का पर शेयर हमें लॉस होगा बिकॉज ऑफ दिस ईसोप आपका, ठीक है ना। इस 30 रुपीज़ को हमारा इंस्टीट्यूट क्या बोलता है, कहता है वो इंट्रिंसिक वैल्यू, इंट्रिंसिक वैल्यू जो आपका निकल के आया ऑफ ईसोप। एक मिनट, मैं ना पहले भी एक वर्ड, मैं थोड़ा एक ही जैसा वर्ड लेता हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। हमने यहाँ पे वर्किंग में क्या लिखा था, मिटा दिया मैंने क्या, चलो एनीवे, आप ना एक काम कीजिए, यहाँ पे जो मैंने लिखा था ना, आई थिंक इंट्रिंसिक वैल्यू पर शेयर कर दिया था, उसके जगह पे इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ ईसोप लिख दो आप। एम्प्लॉयज स्टॉक ऑप्शन प्लान का इंट्रिंसिक वैल्यू पर शेयर आपका 30 रुपीज़ है, ऐसे लिखे ताकि एक ही चीज़ बार बार रहे। अब मैं एंट्रीज आपको दिखाता हूँ, एंट्रीज यहाँ पर दिखाता हूँ, सुनिए मेरी बात। मुझे बताओ 0 पीरियड में, स्टार्टिंग में, यानी कि एट द बिगिनिंग, क्योंकि मैंने डेट आपको नहीं दिया हुआ है, तो एट द बिगिनिंग में जरा बताइए यहाँ पे एंट्री क्या होगा। सर नो एंट्री, कोई एंट्री नहीं होगा। क्या हमें एग्जाम में लिखना है कि इस डेट पे कोई एंट्री नहीं है, रिक्वायरमेंट नहीं है, बट अगर कोई बच्चा लिख भी देता है कि एट द बिगिनिंग नो एंट्री, तो कोई दिक्कत नहीं है ना बच्चे, कोई एंट्री पास नहीं होगा। पहले एंट्री पास होता था, पहले एंट्री, है ना, लेकिन अब एंट्री पास नहीं होता आपका, तो नो एंट्री हो गया। इसमें चेंजेज आपके हैं। इसके बाद मेरे बच्चे मैं आगे बढ़ा, अब देखो चलते 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 क्या हुआ कि साल के एंड में आ गया यहाँ पे। अब देखो 4,000, अभी साल नहीं बीच में, 4000 ऑप्शंस क्या हो गए, कैंसिल्ड हो गए। लेकिन हमने कहा ना कि एंट्री की शुरुआत ही कब होती है, बिल्कुल अभी जब आप लास्ट में आएंगे, यहाँ पे आप आएंगे, एंट्री की शुरुआत ही आपका एंड में होता है। तो ओपनिंग में कोई एंट्री नहीं, साल के बीच में कुछ कैंसिल हुआ, कुछ हुआ, जब कोई एंट्री पहले से नहीं किया तो हम क्या उसको कैंसिल करेंगे, कोई एंट्री पास नहीं होगा, है ना। अब हम आगे एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, लिखिए मेरे साथ यहाँ पे, एंड ऑफ आपका फर्स्ट ईयर, पहले साल के एंड में आपका क्या एंट्री बनेगा। देखो एंट्री तो आप जानते हो कि फर्स्ट ईयर के एंड में हम क्या करने वाले हैं, लिखिए मेरे साथ, एम्प्लॉयज स्टॉक ऑप्शन, एम्प्लॉयज स्टॉक ऑप्शन एक्सपेंस अकाउंट डेबिटेड, एक्सपेंस अकाउंट आपका डेबिटेड टू, बताइए, एम्प्लॉयज स्टॉक ऑप्शन
आउटस्टैंडिंग अकाउंट आपका, यही एंट्री बनेगा ना, बोलो हाँ ये सर। तो एम्प्लॉयज स्टॉक ऑप्शन एक्सपेंस अकाउंट डेबिटेड टू एम्प्लॉयज स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट। लेकिन सवाल होता है कि ये एंट्री आखिर पास कितने से किया जाएगा, कितने से पास किया जाएगा, क्योंकि जिस दिन हमने अनाउंस किया था उस दिन 30,000 थे, बीच में 4,000 कैंसिल हो गया, फिर यहाँ पे एंट्री कितना होगा, फिर बीच में कैंसिल हो रहा है, तो आखिर एंट्री कितने से होगा। मेरे प्यारे बच्चों, ये एंट्री यानी कि एक्सपेंस आपको कितना रिकॉग्नाइज करना है, उसके लिए मैं एक बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला आपको दे रहा हूँ, बड़ा सिंपल सा। वो फॉर्मूला अब ऑनवर्ड सारे क्वेश्चन में, एंड तक जितने सारे क्वेश्चन करेंगे वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, बहुत ज़्यादा सिंप्लिसिटी के लिए। देखिए मैं आपको क्या बता रहा हूँ, इसको मैं हटा दूँ क्या, मुझे इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, आपने इसको लिख लिया होगा और 30 रुपीज़ का लॉस आपका है। अब देखो मैं क्या करूँगा, अब वर्किंग में आ गया, वर्किंग वाले पार्ट में, एंड वर्किंग वाले पार्ट में मैं लिख रहा हूँ स्टेटमेंट, लिखिए मेरे साथ, स्टेटमेंट showing computation of expenses to be recognized each year। हर एक साल हम अपने प्रॉफिट लॉस अकाउंट में कितना कितना एक्सपेंस रिकॉग्नाइज करेंगे मेरे बच्चे, उसका मैं स्टेटमेंट दिखा रहा हूँ। और देखो ये निकालना कितना सिंपल है, लिखेंगे आप यहाँ पे, देखो इसमें क्या करना है, एक तो आप लिखना है यहाँ पे ईयर, एक तो आप ईयर लिखेंगे, हम निकाल रहे हैं स्टेटमेंट शोइंग कंप्यूटेशन ऑफ एक्सपेंसेस टू बी रिकॉग्नाइज्ड ईच ईयर, कहाँ जी, इन प्रॉफिट लॉस अकाउंट। प्रॉफिट लॉस में हर एक साल हम कितना कितना एक्सपेंस दिखाएंगे मेरे बच्चे, तो एक तो ईयर मतलब जिस साल का आप यहाँ पे निकाल रहे हो, एक तो हम कॉलम ये ले लेंगे। इसके बाद देखो इसका एक बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला दे रहा हूँ, मैं प्रूफ भी करूंगा वो कैसे निकल के आएगा। पहले फॉर्मूला आप लिखेंगे मेरे साथ यहाँ पे, पहले देख लो मैं क्या लिख रहा हूँ, उसके बाद आप पॉज करके लिख लेना। यहाँ पे होगा मेरे बच्चे, कहते हैं कि टोटल एक्सपेक्टेड options to be exercised को भी यहाँ कर देता हूँ, टोटल एक्सपेंसेस एक्सपेक्टेड ऑप्शंस टू बी एक्सरसाइज्ड multiplied by intrinsic value of ESOP, इंट्रिंसिक वैल्यू यानी कि जो पर शेयर आपको लॉस हो रहा था 50 - 20 डिवाइडेड बाय मेरे बच्चे, डिवाइडेड बाय टोटल वेस्टिंग पीरियड मल्टीप्लाइड बाय टोटल लैप्स्ड वेस्टिंग पीरियड। सर कुछ समझ में नहीं आ रहा है, अभी समझाया कहाँ बदमाश, पहले सुन तो लो मेरी बात, पहले सुन तो लो, अभी आपसे ज़्यादा मास्टर कोई रहेगा नहीं। और इसमें से माइनस कर देना, क्या माइनस कर देंगे हम लोग, इसमें से माइनस कर देंगे आपका टोटल एक्सपेंसेज ऑलरेडी रिकॉग्नाइज्ड इन प्रॉफिट लॉस अकाउंट till end of previous year। सर अब समझाओ ना इस फॉर्मूले का क्या मतलब हुआ, आइए ना मैं आपको पूरा समझाऊंगा, आप चिंता ना करें, मेरी बात ध्यान सुनिए। हमने निकाला बच्चे कि ये जो आपका एक्सपेंसेज आपको जो यहाँ पे चार्ज करना है, फिर उसको जो प्रॉफिट लॉस में दिखाना है हर एक साल, वो कितने अमाउंट का होगा, क्योंकि यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ते चली जा रही है। यहाँ पे अभी जैसे कि बीच में कुछ लोग काम छोड़ रहे हैं, तो फिर वो एग्जैक्ट अमाउंट कितना होगा जो हमें खर्च दिखाना है, उसके लिए मेरे बच्चे एक सिंपल सा फॉर्मूला दिया, मैं दोबारा पढ़ूं, टोटल एक्सपेक्टेड ऑप्शंस टू बी एक्सरसाइज्ड मल्टीप्लाइड बाय इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ ESOP, यानी कि पर शेयर का जो आपका यहाँ पे 50 - 30 जो 30 निकल के आया था, डिवाइड बाय टोटल वेस्टिंग पीरियड, कितना वेस्टिंग पीरियड है 3 इयर्स आपका, इनटू टोटल लैप्स्ड, जो लैप्स हो चुका वेस्टिंग पीरियड उससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें माइनस करेंगे टोटल एक्सपेंसेज ऑलरेडी रिकॉग्नाइज्ड इन द प्रॉफिट लॉस टिल द एंड ऑफ प्रीवियस ईयर। अब मैं आपको कैलकुलेशन दिखाता हूँ, आइए इसी के अंदर में पहले हमने क्या किया, फर्स्ट ईयर का है ना, तो हमने लिखा यहाँ पे ईयर एंड 1 आपका फर्स्ट ईयर। मुझे बताओ जरा कि इस डेट पे मेरे बच्चे, इस डेट पे
टोटल एक्सपेक्टेड ऑप्शंस टू बी एक्सरसाइज कितना है। आपको क्या लगता है, अगर आप इस कंपनी के अकाउंट्स के डिपार्टमेंट के आप हेड हैं और यहाँ पे आप बैठे हुए हैं, तो यहाँ पे मुझे बताइए कि जो एक्सपेक्टेड है कि ऑप्शंस अभी आगे एक्सरसाइज होंगे यहाँ पे, वो टोटल कितने हैं। तो सर अनाउंसमेंट के टाइम पे 30,000 ऑप्शन थे, उसमें से कुछ लोग जो काम छोड़ के चल गए उनके नाम का 4,000 ऑप्शंस कैंसिल हो गया, तो 30 - 4 यहाँ कितना बच गया आपका 26,000। तो आप सोचो ना, अगर यहाँ पे बैठ के हम सोचे कि यार ऑप्शन यहाँ पे कितना एक्सरसाइज होगा, तो 26 ही तो होगा। क्यों सर, यहाँ भी तो कैंसिल हो गया। अरे आगे जो कैंसिल हो रहा है उसके बारे में यहाँ थोड़े आपको पता है कि आगे क्या होने वाला है। अभी तो हम यहाँ पे बैठे हुए ना, तो जिन लोगों ने काम छोड़ दिया उनको नहीं देना होगा। यानी कि जो टोटल एक्सपेक्टेड है कि ऑप्शंस एक्सरसाइज होगा बाय द एम्प्लॉय, वो यहाँ पे कितना है 26,000। तो हमने यहाँ पे 26,000 लिया मल्टीप्लाइड बाय, मुझे बताओ इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ ESOP, यानी कि लॉस जो आपको पर शेयर हो रहा था वो कितने का हो रहा था 30। तो आप इसको क्या कीजिए 30 से मल्टीप्लाई कीजिए। तो हम इनकम टैक्स अथॉरिटी ने कहा कि देखो जी, आपको अब तो 26,000 ऑप्शंस एम्प्लॉय को देने होंगे, एक ESOP पे आपको 30 का लॉस होगा, तो टोटल लॉस जो आपको एम्प्लॉय को रिटेन करने के चलते जो आज आपको लग रहा है वो कितना होगा जी, इतना होगा। और इससे आप एम्प्लॉय से कितने साल तक काम लेंगे, 3 साल तक। 3 साल तक काम लेंगे, तो आप इसको 3 से डिवाइड कीजिए, टोटल वेस्टिंग पीरियड मल्टीप्लाई करो कि अभी तक कितना पीरियड लैप्स हो चुका है। तो हमने क्या देखा, 1 साल। 1 साल का पीरियड खत्म हो गया है, हमने क्या किया, मल्टीप्लाई किया 1 से आपका। और इसमें से मेरे बच्चे कहते हैं कि माइनस करो टोटल एक्सपेंसेस ऑलरेडी रिकॉग्नाइज्ड इन द प्रॉफिट लॉस टिल द एंड ऑफ प्रीवियस ईयर। तो इसके पहले तो कोई साल है ही नहीं, अरे इसके पहले तो कोई साल है, तो पहला ही साल है, तो ये आपका क्या हो गया, नील हो गया, आपका नील हो गया। फर्स्ट ईयर में हमेशा नील होगा। तो जिस एक्सपेंस को हमें प्रॉफिट लॉस में खर्च के रूप में दिखाना है 26,000 इंटू आपका 30 डिवाइड बाय 3, ये आ गया मेरे बच्चे 2,60,000 का अमाउंट। तो आपने क्या किया, ये नील इसके नीचे में याद रखना, ये हो गया इसका माइनस नील ये, तो आपका जो अमाउंट निकल के आ रहा है 2,60,000। यानी कि पहले साल में जो हम प्रॉफिट लॉस में खर्च दिखाएंगे वो कितना आपका होगा 2,60,000, 260। और ये लॉजिकल भी है, ये कोई बहुत बड़ी बात हो रही यार। जो लोग छोड़ के काम चले गए उनको तो हमें शेयर्स नहीं देना होगा, तो हम उनके नाम पे एक्सपेंस क्यों दिखाएंगे, उसको हटा के। और अभी मेरे बच्चे ये एंड ऑफ फर्स्ट ईयर है, आज ही क्या कीजिए, दूसरी एंट्री पास कीजिए, प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिटेड या SPL कुछ भी, प्रॉफिट लॉस लिखिए टू एम्प्लॉयज स्टॉक ऑप्शन एक्सपेंस अकाउंट। ये 2,60,000 के एक्सपेंस को हमने क्या किया, इस साल प्रॉफिट लॉस में दिखा दिया। तो पहले साल का काम हमारा पूरा हो गया, फर्स्ट ईयर कंप्लीट, आपका फर्स्ट ईयर कंप्लीट। पर बच्चे फिर आगे बढ़ो, नजर यहाँ, अभी दिमाग में इफर मत आने देना, काम खराब हो जाएगा। फिर समय आगे चला, चलते यहाँ पे ऑप्शन कैंसिल हुआ, हम वहाँ कोई एंट्री पास नहीं करेंगे। एंट्री हमेशा आपको साल के एंड में ही पास करना है, जिस दिन हमें एक्सपेंसेज को रिकॉग्नाइज करना है। यानी कि अब मैं आ गया यहाँ पे क्या जी, एंड ऑफ आपका सेकेंड ईयर, दूसरे साल के एंड में हम यहाँ पे आ गए, सेकेंड ईयर के एंड में। अब क्या होगा, एंड ऑफ सेकेंड ईयर, तो एंट्री तो यही होगा ना बच्चे। यहाँ भी हम क्या करेंगे जी, एम्प्लॉयज स्टॉक ऑप्शन एक्सपेंस अकाउंट को डेबिट करेंगे, ऑप्शन एक्सपेंस अकाउंट को आप डेबिट करेंगे। एंड दूसरा आप यहाँ पे क्या बोलेंगे, टू एम्प्लॉयज स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट, ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट। सुन लो मेरी बात यहाँ पे। और ये एंट्री कितने से बनेगा, क्योंकि अमाउंट यहाँ पे वेरी कर रहा है। पहले मेरे बच्चे कुछ एम्प्लॉय थे जिनको 26,000 देना था, अब कुछ और भी बीच में चले गए हैं, तो अब यहाँ पे एंट्री कितना होगा, यही फॉर्मूला आपको हेल्प करेगा समझने में। आइए ना, सुनिए मेरी बात ध्यान से, नजर यहाँ बिल्कुल फॉर्मूला पे फोकस करो और कुछ भी नहीं। हमने क्या लिखा है, टोटल एक्सपेक्टेड ऑप्शंस टू बी एक्सरसाइज। अब यहाँ नहीं, अब आप यहाँ पे खड़े हो जाओ। यहाँ पे मुझे बताओ, यहाँ पे खड़े होकर कि आपको क्या लगता है कि कितने ऑप्शंस अभी यहाँ पे एक्सरसाइज्ड होंगे। तो देखो, जो 4 माइनस करके 26,000 था, उस 26 में और भी 1,000 ऑप्शंस अब क्या हुआ कि कैंसिल्ड हो गया। अब वो लोग हमसे शेयर्स नहीं लेंगे, हमें उनको ESOP नहीं देना होगा। तो इस दिन पे हमें वो कितना लग रहा है जी, 25 है ना, जो कैंसिल हो गया उसको हटा दीजिए। तो सेकेंड ईयर में अब हम कहेंगे जी अपना अथॉरिटी को कि भैया अब तो हमें 25,000
हम जो एक्सपेंस प्रॉफिट लॉस में दिखा सकते हो कितने में दिखा सकते हैं? 25,000 पे। और एक शेयर पे जरा बताओ कंपनी को लॉस कितने का होने वाला है? इंट्रिंसिक कितना है? 30 आपका। मुझे बताओ ये जो लॉस कंपनी को होगा ये टोटल कितने साल में राइट ऑफ करना? 3 इयर्स में। पहले हमने 26 पे किया था बट अब 25 पे करना होगा। तो हमने क्या करना जी कि आपका 25,000 पे 3 साल तक हम बेनिफिट लेंगे ना, तो हम क्या करेंगे? 3 से डिवाइड करेंगे। कितने साल लैप्स्ड हो चुके हैं? टोटल लैप्स्ड वेस्टिंग पीरियड। अब मुझे बताओ इस दिन पे टोटल पीरियड कितना खत्म हो चुका है? 1 and 1 2 इयर्स खत्म हो चुके हैं। तो ठीक है, इंटू आपका 2 इंटू टू आपका। सुनो इसका मतलब क्या हुआ, समझना है, रटना नहीं। कि मैनेजमेंट कहती है कि भैया हमें लगता है कि 25,000 शेयर ही इंप्लॉय को देने होंगे, 30 रुपीज पर शेयर हमें लॉस होगा। ये जो लॉस होगा अथॉरिटी ने हमें कहा था कि 3 साल में राइट ऑफ करना, जिसमें से 2 साल खत्म हो चुके हैं। तो 2 इयर्स तक में हम इतना खर्च प्रॉफिट लॉस में दिखा सकते हैं। 2 इयर्स में, यानी कि इस पीरियड में हम टोटल खर्च जो प्रॉफिट लॉस में दिखा सकते हैं इतना दिखा सकते हैं। लेकिन इसमें से ऑलरेडी जो पिछले साल तक हम खर्च दिखा चुके हैं लेस कर दो। क्या जी? टोटल एक्सपेंसेस ऑलरेडी रिकॉग्नाइज इन द प्रॉफिट लॉस टिल द एंड ऑफ प्रीवियस ईयर। पिछले साल के एंड तक हम कितना खर्च दिखा चुके हैं? 2,60,000। तो आप इसमें से 260 माइनस कीजिए, बताइए इस साल और हम कितना खर्च दिखा सकते हैं? तो 25,000 इंटू आपका 30 डिवाइड बाई 3 इंटू 2, 5 लाख टोटल खर्च होना चाहिए था। उसमें से 260 ज़्यादा पहले दिखा चुका था, तो हम क्या करेंगे? 240 यहाँ दिखा देंगे। और मेरे बच्चे ये एंट्री आपका क्या होगा? 2,40,000 से आप इसको पास कर देंगे। कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा काम है ना, बिल्कुल सिंपल सा काम, कहीं कोई दिक्कत नहीं मेरे बच्चे। ये फॉर्मूला आपके लिए रामवान है, इसी पे फॉलो कीजिए, कोई भी क्वेश्चन बनेगा। और आज ही हम क्या करेंगे? अपने प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिटेड प्रॉफिट लॉस अकाउंट में हम क्या बोलेंगे जी? आपका एम्प्लॉयज कंपनसेशन, एम्प्लॉयज स्टॉक ऑप्शन एक्सपेंस अकाउंट को हम यहाँ पे क्रेडिट करेंगे। ठीक है ना? बताइए एंट्री कितने से आपका होगा यहाँ पे? ये एंट्री होगा 2,40,000 से। सर पिछली बार जो एंट्री हुआ था 266 और 240 की हो, इसलिए मेरे बच्चे क्योंकि कुछ एम्प्लॉय काम छोड़ के चले गए। तो जब कुछ लोग काम छोड़ के चले गए तो जो बच गए उन्हीं का तो हम देने की बात करेंगे। उस पर 2 वर्षों में, पिछले 2 साल में इतना खर्च आपका टोटल दिखना चाहिए। इतना ऑलरेडी पिछले साल दिखा चुके हो तो कोई बात नहीं, ज़्यादा दिखा चुके हो तो कोई बात नहीं, बाकी आप इस बार दिखा दीजिए, काम खत्म हो गया। अब हम इसी तरीके से आएंगे आपका 3rd ईयर में, एंड ऑफ 3rd ईयर। 3rd ईयर क्या होगा? एंट्री तो सेम होगा ना बच्चे, यहाँ भी क्या? एम्प्लॉयज कंपनसेशन, बार बार बोल दे रहा हूँ, मीनिंग सेम है एक्चुअली। एम्प्लॉयज स्टॉक ऑप्शन एक्सपेंस अकाउंट डेबिटेड, एक्सपेंस अकाउंट को आप यहाँ पे डेबिट करेंगे। एम्प्लॉयज स्टॉक ऑप्शन एक्सपेंस अकाउंट डेबिटेड टू क्या बोलेंगे? एम्प्लॉयज स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट। तो हम ये एंट्री पास करेंगे, बट वो अमाउंट कितना होगा हम यहाँ पे आएंगे 3rd ईयर में आपका। बताइए टोटल एक्सपेक्टेड ऑप्शन टू बी एक्साइज। अब मुझे बताओ, मैं यहाँ पे आपको मैंने खड़ा कर दिया, क्या लगता है कितने लोग ऑप्शंस लेंगे? तो सर अब तो वो दिन आ गया है जब हमें देना है। तो आप देखो ना, जो 30,000 था, 30,000 उसमें से 4,000 पहले कैंसिल हो गया, फिर 1,000 कैंसिल हो गया और फिर आपका 1,500 कैंसिल हो गया, यानी कि ये 23,500 बच गया मेरे बच्चे। 23,500 23,500 इंटू आपको लॉस पर शेयर कितना? 30। ये एक्सपेंस आप दिखा सकते हो कितने साल में? 3 इयर्स में। टोटल वेस्टिंग, टोटल पीरियड लैप्स कितना हो चुका है आपका? पूरे 3 साल हो चुके हैं, तो 3 से मल्टीप्लाई करो, यानी कि इन 3 इयर्स में जो टोटल एक्सपेंस आप दिखा सकते थे वो मेरे बच्चे सिर्फ इतना दिखा सकते थे। इसमें से ऑलरेडी एक्सपेंस कितना दिखा चुके हो? टोटल एक्सपेंसेज ऑलरेडी रिकॉग्नाइज इन द प्रॉफिट लॉस टिल द एंड ऑफ प्रीवियस ईयर। तो पिछले साल के एंड तक ये 2 खर्च दिखा चुके, कितना? 5 लाख का अमाउंट। तो हम क्या करेंगे? 5 लाख यहाँ से माइनस कर देंगे। आपको रिवीजन में दिक्कत ना है कि 5 लाख कैसे है, इसे मैं लिख देता हूँ मेरे बच्चे। ये 260 पहला वाला एंड 240 दूसरा वाला, वो दोनों मिला के आपका 5 लाख का अमाउंट है। तो आप मुझे बताओ ना, ये 23,500 इंटू आपका 30 डिवाइड बाई 3 इंटू 3 माइनस 5 लाख रुपीज़ कितना निकल के आ गया? 2,05,000। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? 2,05,000 एक्सपेंस के रूप में दिखाएंगे। तो आप जो ये एंट्री पास करेंगे वो कितने से होगा? 2,05,000 से। अगर आपने वो फॉर्मूला को दिमाग में बैठा लिया, फिर चैप्टर में कुछ दम ही नहीं है। और फिर मेरे बच्चे प्रॉफिट लॉस अकाउंट में आप डेबिट कीजिए एंड टू एम्प्लॉयज स्टॉक ऑप्शन एक्सपेंस अकाउंट।
है ना, एक्सपेंस अकाउंट। बताइए एंट्री कितना हो गया, 2,05,000 से। तो 2,05,000 रुपये से हमने क्या क्या एंट्री पास कर दी, तीनों साल की एंट्री हमने कंप्लीट कर लिया। एंट्री सेम होता है, अमाउंट यहाँ पे वेरी करता है। वो अमाउंट कैसे निकालना है, दिस इज द वे टू कैलकुलेट द अमाउंट आपका। कोई डाउट इसके अंदर में? नहीं सर। अब मेरे बच्चे यहाँ पे ऑप्शंस को क्या हुआ, एक्सरसाइज हो गया। तो यानी कि जो ऑप्शंस थे टोटल कितने बच गए थे आपका, 23,500। ये सारे के सारे ऑप्शंस क्या हुआ, यहीं पे लोगों ने क्या क्या, एम्प्लॉयज़ ने ले लिया आपसे। तो मैं अब एंट्री कहाँ दिखाऊं, ऊपर ही दिखा देता हूँ, है ना, उधर कुछ नहीं करता, यहीं दिखा देता हूँ। पता है अब लास्ट एंट्री क्या होगा आपको यहाँ पे, है ना, एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर में ही, एंड ऑफ थर्ड ईयर में उसी दिन, है ना, थर्ड ईयर उसी दिन क्या करेंगे, अब हम एम्प्लॉयज़ को क्या कर रहे हैं, शेयर्स दे रहे हैं। जब आप एम्प्लॉयज़ को शेयर्स देंगे यहाँ पे आज मेरे बच्चे, तो क्या होने वाला है जी, जरा बताओ, क्या फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हो क्या, या पैसा ले रहे हो? सर हम पैसा ले रहे हैं, इस वक्त फ्री नहीं, हमने 20 रुपीज़ अमाउंट उनसे चार्ज किया। तो ठीक है, एक काम करो ना, जब हमने एम्प्लॉय को शेयर्स दे दिया, एक तो एम्प्लॉय के नाम का जो पैसा आपने एम्प्लॉयज स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट में रखा था उसको हटाइए। तो हम लोग क्या करेंगे, एम्प्लॉयज स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट, जो रिजर्व सरप्लस हेडिंग के अंदर में हमने रखा था ना बच्चे, अब उसको हटा दो। कितना अमाउंट हमने रखा था, तो जितना पैसा हमने ये प्रॉफिट से निकाला है यही तो हमने रखा हुआ है। अरे यही तो पैसा रखा हुआ है। पहले साल में प्रॉफिट से 260 निकाला था, दूसरे साल में 240, तीसरे साल में 2,05,000, तो टोटल कितना हो गया, 7,05,000। तो आप क्या करो कि एम्प्लॉयज स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग में जो 7,05,000 है, पहले आप उसको यहाँ से हटा दीजिए, डेबिट कर दीजिए, ठीक है ना। पिछले वाले क्वेश्चन में भी हमने यही काम किया था, आप याद करो कि हमने इसको क्या किया था, डेबिट किया था। कहाँ चला गया वो एंट्री आपका, ये देखिए हमने डेबिट किया था, तो डेबिट तो वही हो गया। पिछले वाले क्वेश्चन में शेयर्स हमने क्या किया था, फ्री ऑफ कॉस्ट दिया था, कोई पैसा चार्ज नहीं किया था। बट क्योंकि यहाँ पे आपने पैसा चार्ज किया है, तो हम क्या करेंगे जी, उन लोगों से जिनको हम शेयर्स इशू कर रहे हैं, जितना पैसा आप चार्ज कर रहे हो वो बैंक अकाउंट में पैसा रिसीव करने की आप एंट्री कीजिए, बैंक अकाउंट डेबिटेड। कितना हो जाएगा, कितना पैसा रिसीव करेंगे, तो हमने शेयर्स कितना दिया है, 23,500। आपने क्या करना है, 23,500 मल्टीप्लाई बाय, बताओ पर शेयर कितने रुपए के रेट से दिया आपने, 20 रुपीज़। तो आप इसको क्या करेंगे, 20 से मल्टीप्लाई करेंगे। बताइए 23,500 इंटू आपका 20 कितना आ गया, ये आ गया 4,70,000, 470। तो आपका एम्प्लॉयज स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट को आपने डेबिट किया, जितना उसमें अमाउंट था, बैंक जितना पैसा हमने लिया एम्प्लॉयज से जी, और इसके बदले में मेरे बच्चे हम उनको शेयर्स दे रहे हैं। तो टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, है ना, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। और क्योंकि हम उनसे आपका शेयर्स जो आपका इशू हो रहा है वो आपका 50 के रेट से, फेस वैल्यू 10 है, तो 10 रुपीज़ यहाँ पे जाएगा, बाकी अमाउंट कहाँ जाएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। मुझे कोई बताए कितने शेयर्स हम इशू किए हैं, 23,500, है ना, यही तो अल्टीमेटली दिया हमने। तो 23,500 इंटू आपका 10 रुपये, वो फेस वैल्यू यहाँ चला गया, 2,35,000। और फिर 23,500 इंटू आपका कितना जी, बाकी का 40 रुपीज़, क्योंकि शेयर्स टोटल 50 का मार्केट वैल्यू था आपका, तो कितना हो जाएगा, 23,500 इंटू आपका 40, ये आ गया 9,40,000, 9,40,000। ये हमारी एंट्री यहाँ पे कंप्लीट हो गई। आप चेक कर लो कि आपका ये बैलेंस मैच होना चाहिए, डेबिट क्रेडिट। क्रेडिट में आ गया 940 प्लस 235, 1175, ये टोटल आ गया 1175, ऊपर में भी कितना आ रहा है, 1175, बिल्कुल सही एंट्री किया। यही तो काम करना है। आप समझते क्यों नहीं हो, कुछ भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात जो बनता है मेरे बच्चे, वो सिर्फ और सिर्फ ये डायग्राम बनता है। जो बच्चा इस बात को समझ गया उसके लिए क्वेश्चन आपका बहुत सिंपल है। और इस डायग्राम को समझाने के लिए बहुत सारी बातें आपके साथ करूंगा ना, अभी क्यों चिंता करते हो, आप प्लीज़ इसकी कॉपी कर लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। ये वर्ड हो सकता है कि आप कहे कि सर आपकी हैंडराइटिंग गंदी है, आप बहुत गंदा लिखते हो, मैं मानता हूं मेरे बच्चे मेरी हैंडराइटिंग गंदी है, लेकिन कॉन्सेप्ट मेरे उतने ही सही है। और जो मेरे कॉन्सेप्ट को समझ गया उसके बाद आपकी हैंडराइटिंग गंदी रहे चाहे कहीं भी रहे, एग्जाम में बहुत बेहतर आप परफॉर्म करने वाले हैं, इस बात की मैं गारंटी देता हूं। जल्दी से कॉपी कीजिए, फिर मैं अब आपको अपने बुक के कुछ क्वेश्चंस को कराना पसंद करूंगा।
हाँ बताओ ना सर क्या क्वेश्चन करना है, चलो आ जाओ। मैंने बुक का अपना यहाँ पे एक अलग किया था कि बुक उतना मोटा कैरी करने का मन ना करे मुझे, और मैं आपको बुकलेट में पहले सीधे क्वेश्चन नंबर 1 पे लेके आना चाहता हूँ। बिलीव कीजिए जितनी इसकी थ्योरी है वो आपका खत्म होते चला जा रहा है, और अभी थ्योरी मैंने पढ़ाया भी नहीं है। मैं जब ये पूरा का पूरा लेक्चर हमारा खत्म हो जाएगा तो लास्ट में थ्योरी भी एक एक वर्ड समझाऊंगा, बताऊंगा कि देखो आप सब कुछ जानते हो। पहले आओ ना मेरे साथ क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ो और देखो क्या आपको समझ में आता है। अच्छा मैं क्वेश्चन नंबर 1 के पहले मैं इसको मिटा दूं, मुझे इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, मैं इसको मिटा देता हूँ। मेरे बच्चे मैंने कहा था स्टार्टिंग में कि एग्जाम में 99.99% के चांसेस क्या है जी कि एग्जाम में आपसे यही पूछेगा एंट्री पास करना। पर वो कभी कभी हो सकता है कि आपसे बोल दे कि अकाउंट बनाओ, बहुत रेयरेस्ट केस में बनाया, एग्जाम में पूछा भी है, वो बोलता है कि अकाउंट बनाओ। तो अकाउंट बनाने के लिए पता हो कौन सा बोलेगा, या तो कहेगा कि बनाओ आप एम्प्लॉइज स्टॉक, बनाइए मेरे साथ एम्प्लॉइज स्टॉक ऑप्शन एक्सपेंस अकाउंट, वो आपसे ये बोलेगा बनाने के लिए। तो ये अकाउंट बनाना कौन सी बड़ी बात है यार, इससे भी सिंपल कोई अकाउंट होगा क्या। अगर आपको एंट्री बन गया तो फिर अकाउंट क्या, ये देखो ना एम्प्लॉयज स्टॉक ऑप्शन एक्सपेंस में क्या बोलेंगे हम लोग यहाँ पे, टू एम्प्लॉयज स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट, आउटस्टैंडिंग अकाउंट कितना पहले साल में 2,60,000। जल्दी बताओ साल के एंड में हमने इस अमाउंट को कहाँ ट्रांसफर कर दिया, प्रॉफिट लॉस अकाउंट में, 2,60,000 260। लीजिए पहले साल की आपकी एंट्री कंप्लीट हो गई, फर्स्ट ईयर की मेरे बच्चे हमने एंट्री कंप्लीट कर लिया। सेकेंड ईयर में भी तो यही होने वाला है, सेकेंड ईयर में भी एम्प्लॉइज स्टॉक साथ साथ लिखेंगे आप, ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट, ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट कितना जी सेकेंड ईयर में एंट्री 2,40,000 से, और 240 हमने साल के एंड में कहाँ ट्रांसफर कर दिया, प्रॉफिट लॉस अकाउंट में। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं ये क्यों करा रहा हूँ, क्या मैं सचमुच में आपको इतना गंदा बच्चा समझता हूँ क्या आपकी औकात बस इतनी ही है क्या। नहीं सर नहीं, हम तो बड़े बच्चे हैं सर, मत कराओ छोड़ दो, फिर भी कराता हूँ है ना, मुझे अपने मन की तसल्ली ले लेने दो। मैं जानता हूँ कि आप बहुत नालायक हो और आप इसमें भी गलतियाँ कर जाएंगे अगर ना बताऊँ तो कोई बात नहीं। एम्प्लॉयज स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग अकाउंट तीसरे साल में कितना है 2,05,000, और तीसरे साल में आप यहाँ पे बाय प्रॉफिट लॉस अकाउंट क्या करेंगे 2,05,000। आप मेरी बातें समझ रहे हो ना, बोलो ना हाँ। ये 2,05,000 और ये आपका 2,05,000 हमारी एंट्री यहाँ पे कंप्लीट आपकी हो गई। बस यही तो काम करना है। 3 साल में जो आपकी एंट्री बनने वाली है वो एंट्री कैसे बनने वाली, क्या बनने वाली, वो मैंने आपको दिखा दिया। ये एम्प्लॉयज स्टॉक ऑप्शन एक्सपेंस अकाउंट की एंट्री हो गई। अब मेरे बच्चे हमें यहाँ पे एग्जाम में पूछ सकता है एम्प्लॉयज स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट की एंट्री बना दीजिए। तो चलो ना वो भी बना लेते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है यार, हम इतने बड़े बच्चे हैं, इतने बड़े हैं। तो हम क्या बोलेंगे, एम्प्लॉयज स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग में क्रेडिट में ना बच्चे, पोस्टिंग क्रेडिट साइड में बाय एम्प्लॉयज स्टॉक ऑप्शन एक्सपेंस अकाउंट कितना 2,60,000 260, और ये 260 आपका साल के एंड में यहाँ पे बैलेंस रह जाएगा, क्योंकि यही नाम बैलेंस शीट में जाता है। 260 का अमाउंट आपका लीजिए, 260 पहले साल में ख़त्म हो गया है ना। दूसरे साल में हम आगे बच्चे सेकेंड ईयर में, डेट होगा क्वेश्चन में तो डेट वाइज लिखना, यहाँ पे डेट है नहीं इसलिए ऐसे ही कर रहा हूँ। 260 का अमाउंट हमने यहाँ पे लिख दिया 260। फिर सेकेंड ईयर में भी आपने क्या किया, बाय एम्प्लॉयज स्टॉक ऑप्शन एक्सपेंस अकाउंट है ना, हम लोग एंट्री को तो इसमें ट्रांसफर कर रहे हैं। सेकेंड ईयर में कितना है 2,40,000। तो साल के एंड में यानी कि सेकेंड ईयर के एंड में इस अकाउंट का बैलेंस कितना हो जाएगा आपका 5 लाख रुपीज़ का अमाउंट आपका 5 लाख, ये भी ख़त्म हो गया। तीसरे साल में आप आ गए बाय बैलेंस बीडी आपका 5 लाख रुपीज़ का अमाउंट है ना। फिर आप क्या करेंगे जी, इस साल भी एम्प्लॉयज स्टॉक ऑप्शन एक्सपेंस अकाउंट से हमने कितना ट्रांसफर यहाँ पे एंट्री हुआ है 2,05,000 है ना। बस एंट्री का क्रॉस पोस्टिंग कर रहा हूँ, इसमें हमने बोल दिया बाई ये आपका नाम, ठीक है ना। और फिर मेरे बच्चे इसको हम क्या, अब तीसरे साल के एंड में क्या बैलेंस शीट छोड़े, नहीं सर, तीसरे साल के एंड में ही क्या हुआ, हमने शेयर्स में कन्वर्ट कर दिया। तो जिसका अकाउंट बना रहे हो उसके नीचे का नाम यहाँ लिख दीजिए, तो इक्विटी शेयर कैपिटल
कैपिटल एंड टू सिक्योरिटी प्रीमियम, टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। ठीक है ना, ये कितना अमाउंट आपका हो गया? तो आपका 2,35,000, 235, और ये आपका 9,40,000। और जो नाम इसके साथ ही है, जो नाम इसके साथ ही है, वो क्या कीजिए, अपोजिट साइड में, यानी कि यहाँ लिख दीजिए आप बाय बैंक अकाउंट, है ना। जब इसका अकाउंट बनाते हैं तो इसके नीचे वाला इस साइड जाता है ना, अगर ये डेबिट में है बच्चे तो इसके नीचे वाला डेबिट साइड पोस्टिंग होता है, और जो इसके साथ है वो इस साइड चला जाएगा। कितना अमाउंट है आपका यहाँ पे बैंक में? 4,70,000, 470। और इस तरीके से आपका ये टैली कर जाएगा। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। तो एग्जाम में अगर कहता है कि भैया आपको अकाउंट बनाना है तो अकाउंट भी हम बना लेंगे, एंट्री पूछेगा तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। कोई डाउट इसके अंदर में? नहीं सर। ओह, आप बिलीव करो, मैं कभी भी कोशिश नहीं करता कि मेरे बच्चे यानी कि आप थोड़ा सा भी रटे, और इसी प्रोसेस में बच्चे ये 2 क्वेश्चन कराया। आपको नहीं विश्वास दिला सकता भी कि अभी आप कितने स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं। आइए मैं अपने बुकलेट के क्वेश्चन नंबर 1 के साथ करके प्रूफ करता हूं कि आपके स्ट्रॉन्ग कितने ज़्यादा हो चुके, कितने स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं। क्वेश्चन 1 चेक करेंगे आप, क्वेश्चन नंबर 1। मैं इसको हटा देता हूँ। और अब कौन एग्जाम्पल नहीं है, अब अपने बुकलेट के क्वेश्चन नंबर 1 के पास आप आ गए। पढ़ो ना क्या बता रहा है, पढ़ेंगे आप। कहता है कि एक्स लिमिटेड ऑफर्ड 15,000 ESOP टू इट्स एम्प्लॉयज ऑन 1 अप्रैल 2023, एक्सरसाइजेबल कहता है ऑन 31 मार्च 2026। मैं तो डायग्राम बनाऊंगा मेरे बच्चे, बिना डायग्राम के अगर मैं आगे बढ़ गया ना तो मैं सबसे बड़ा पाप करूंगा। मैं मतलब आप, क्योंकि डायग्राम से पूरी क्लियरिटी आपके पास आएगी। जरा बताओ, ESOP यहाँ पे जो अनाउंस किया गया है वो कितने हुए हैं? 15,000, मतलब 15,000 शेयर्स देने का हमने एम्प्लॉय को बोला है। कब अनाउंस हुआ था? 1 अप्रैल 2023 को, और ये एक्सरसाइजेबल है 3 ईयर्स के बाद, यानी कि 31 मार्च 26 को। 3 साल का पीरियड आपका है ना, 3 साल का ना, एक बार चेक कर लें। ये आपका फर्स्ट ईयर का एंड होगा, एंड ऑफ फर्स्ट, जो कि 31 मार्च 24 को एंड होगा। फिर एंड ऑफ आपका सेकेंड ईयर जो कि 31 मार्च 25 को होगा, और ये थर्ड ईयर जो कि आपका 31 मार्च 26 को। ठीक है, पढ़ना। कहता है कि ऑन 1 जनवरी 2024, 1 जनवरी 2024 कहाँ पे आएगा? इसके पहले यहाँ कहीं। कहता है कि 1 जनवरी 2024 को, पर बच्चे कहता है कि 1000 ऑप्शंस वर विड्रॉन। ओहो, 1000 ऑप्शंस यहाँ पे क्या हुआ? विड्रॉ हो गए, यानी कि 1000 ESOP कैंसिल कर दिए गए। क्यों कैंसिल किए होंगे? क्योंकि एम्प्लॉयज काम छोड़ के चले गए होंगे, या फिर हमने निकाल दिया होगा, या फिर हमने बोला कि तू बदमाश है, तुमको नहीं दूंगा, कुछ भी हो सकता है। आपको उस चक्कर में नहीं पड़ना, बस 1000 ऑप्शन विड्रॉन हो गया फ्रॉम द एम्प्लॉय। फिर कहता है ऑन 31 मार्च 25, 31 मार्च, यहाँ पे मेरे बच्चे, यहाँ पे कहता है कि फिर से यहाँ पे क्या हुआ कि 8000 जो ऑप्शन है वो विड्रॉ हो गए, फिर से कैंसिल हो गए ड्यू टू रेजिग्नेशन ऑफ एम्प्लॉय। कोई भी रीजन हो, में क्या फर्क पड़ता है। रेस्ट ऑफ द ऑप्शन कहता है वेर अवेल्ड बाय द एम्प्लॉय ऑन द ड्यू डेट। यहाँ पे आपका क्या हुआ जी? रेस्ट आपका अवेल्ड हो गया, मतलब कि लोगों ने क्या किया, यहाँ पे शेयर्स ले लिए। तो ठीक है, आगे पढ़ना। कहता है कि मार्केट प्राइस ऑन 1/4/23, इस दिन पे कहता है कि इसका जो मार्केट प्राइस है वो कितना बता रहा है आपको यहाँ पे? 40 रुपीज़। और मज़े की बात है कि यही उसका फेस वैल्यू भी है। तो ठीक है, अगर आप फेस वैल्यू हमें ना बता दो तो मैं क्या मानता, 10 रुपीज़ बता दिए कि भैया यही फेस, तो 40 रुपीज़ मांग फेस वैल्यू, ठीक है। हाउएवर मार्केट प्राइस कहता है ऑन 31 मार्च 26, यहाँ पे मेरे बच्चे कहता है कि इस शेयर का जो मार्केट प्राइस है वो आपका 80 रुपीज़ हो चुका है, 80 रुपीज़ आपका पर शेयर। क्या आपके चेहरे पे थोड़ी सी स्माइल नहीं आ रही? थोड़ी सी स्माइल बोल रहा हूँ, बिल्कुल थोड़ी सी। क्या आपको नहीं लग रहा कि ये जो मार्केट प्राइस क्वेश्चन ने यहाँ का बता दिया वो इरेलीवेंट है? यहाँ क्या कहीं का बताएंगे वो सब इरेलीवेंट होगा, क्योंकि मेरे बच्चे मैंने आपको नोट लिखाया था, आप शायद भूल गए हैं। ये देखिए कि मार्केट प्राइस गिवन इन क्वेश्चन ऑन एनी अदर डेट विल बी कंप्लीटली इरेलीवेंट। कोई काम का नहीं होगा, क्योंकि वो यूजलेस इंफॉर्मेशन आपके लिए। थोड़ी सी स्माइल लाओ ना बदमाश चेहरे पे, थोड़ी सी स्माइल। इतने समय से पढ़ा रहा हूँ, इतनी मेहनत कर रहा हूँ, थोड़ा सा स्माइल कर दो ना, मैं देख लूंगा आपको हंसते हुए। सर कैसे देख पाओगे? सब मुझे दिखता है, यत्र तत्र सर्वत्र में ही हूँ मेरे बच्चे। दुनिया के किसी भी कोने में, आप अपने घर के किसी कोने में, बाहर में,
हवा में, वायु में, हवा को वायु बोलते हैं, प्रकाश में, रात में, दिन में, सब जगह मुझे ही देखोगे आप। मैं ही हूँ यत्र तत्र सर्वत्र। खैर आइए अब इस क्वेश्चन को आगे बढ़ते, बोलता है कि जनरलाइज कर लेंगे, प्रिपेयर एम्प्लॉयज कंपनसेशन एक्सपेंस अकाउंट। अब आप जानते हैं एम्प्लॉयज कंपनसेशन एक्सपेंस किसका दूसरा नाम होता है? इसी का दूसरा नाम होता है एक्सपेंस का। तो बना लेंगे, वो क्या, अब मैं अकाउंट थोड़े आपको बताने वाला हूँ बना के, मैं फटाफट क्या करूँगा यहाँ पे आप सोल्व करूँगा। अब मैं आपको प्रॉपर दिखा रहा हूँ कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे सोल्व करना है। एग्जाम में पर बच्चे ये डायग्राम तो आप पहले हमेशा बना लेना अपने वर्किंग नोट्स के अंदर में, और इसको कह देना कि हमारा वर्किंग नोट्स नंबर 1 है आपका, इसको वर्किंग नोट्स नंबर 1 का नाम दे देना आप, ठीक है ना। वर्किंग नोट्स नंबर 2 में पहले आपको एंट्रीज पास करने के पहले आपको क्या करना होगा, आपको एक्सपेंसेज कितने राइट ऑफ करने पहले वो निकालना होगा, और उसके लिए आपको ये एग्जामिनर को दिखाना होगा। लिखो ना, स्टेटमेंट शोइंग सर, ये एग्जाम में दिखा सकते हैं, दिखाना है बदमाश, इससे आपको क्लियरिटी रहेगा, एग्जामिनर को भी लगेगा कि बच्चे ने चीटिंग नहीं किया, उसको सब कुछ आता है। स्टेटमेंट शोइंग कंप्यूटेशन ऑफ एक्सपेंसेज टू बी रिटन ऑफ ईच ईयर। मुझे बताओगे जरा इसका फॉर्मूला आपके संतोष सर ने क्या बताया था? सर यहाँ पे ईयर हो जाएगा, ये ईयर का कॉलम, उसके बाद हमने कहा था, बताइए क्या बोला था, टोटल एक्सपेक्टेड ऑप्शंस टू बी, यहां कर लेता हूं, टू बी एक्सरसाइज्ड मल्टीप्लाइड बाय, हमने क्या बोला था, इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ ईसॉप, यानी कि वो लॉस पर शेयर, डिवाइडेड बाय हमने कहा था टोटल वेस्टिंग पीरियड मल्टीप्लाइड बाय बोलिए टोटल लैप्स्ड वेस्टिंग पीरियड, जितना वेस्टिंग पीरियड आपका एंड हो चुका है पीरियड, इसको हम डालेंगे ब्रैकेट में और इसमें से माइनस करेंगे टोटल एक्सपेंसेज ऑलरेडी रिकॉग्नाइज्ड इन प्रॉफिट लॉस टिल एंड ऑफ लास्ट ईयर। पिछले साल तक जितने एक्सपेंस हम दिखा चुके हैं, ये बताया था ना बच्चे, ये सर। तो अब तो खत्म होगी बात, देखो ना अब हम क्या करेंगे, ये ईयर एंड लिखा जा रहा है, ईयर एंड है ना, साल के एंड में ये कैलकुलेशन होता है। तो पहले साल का एंड कब हुआ है? 31 मार्च 24। पहले आप पूरा ये काम करो, उसके बाद हम एंट्री पास करेंगे, पहले पूरा वर्किंग हो जाना चाहिए। जरा बताओ इस दिन पे टोटल एक्सपेक्टेड ऑप्शंस कितने हैं? तो 15 माइनस आपका 1, 14,000। तो हमने लिखा है यहाँ पे 14,000 मल्टीप्लाई बाय इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ ईसॉप। बताइए इंट्रिंसिक वैल्यू कितना है, पढ़ो क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में बच्चे जो आपका मार्केट वैल्यू वो कहता है कि 40 रुपीज है, और जरा बताओ कि एक्सरसाइज प्राइस क्या बता रहा है। क्वेश्चन में बताइए कि एम्प्लॉयज को ये शेयर किस रेट से देने की बात कर रहा है। सर कहीं कुछ नहीं बता रहा, तो फिर नील, फ्री ऑफ कॉस्ट। या तो आप मुझे बताओ कि किस रेट से आते हो, जब भगवान थोड़े, फिर तो ये सब जो नॉर्मली आपका फ्री होता तो हम फ्री मान लेंगे। तो आप सोचो जरा कि इंट्रिंसिक वैल्यू क्या निकल के आया। मार्केट वैल्यू आज आपका 40 है, आज यहाँ का नहीं, यहाँ का 40 माइनस आपका एक्सरसाइज प्राइस, मेरे बच्चे यहाँ पे क्या आ गया, एक्सरसाइज प्राइस नील निकल के आ गया, नील। तो आपने नील यानी कि ये माइनस किया, मैंने लिख दिया यहाँ पे, ऐसे 40 आप डायरेक्टली कर सकते हैं, डिवाइडेड बाय वेस्टिंग पीरियड कितना है 3। कितने साल अभी तक खत्म हुए हैं? 1 साल आपका। और अभी तक हम पिछले साल तक प्रॉफिट लॉस में कितना दिखा चुके हैं? नील, क्योंकि पिछला साल तो था ही नहीं अभी आपका। तो जरा मुझे बताओ कि 14,000 मल्टीप्लाइड बाई 40 डिवाइडेड बाई 3, ये कितना निकल के आ गया? ये आ गया 1,86,667 का अमाउंट पहले साल में। मेरे बच्चे सेकेंड ईयर का एंड यानी कि 31 मार्च 25, मुझे बताओ टोटल एक्सपेक्टेड ऑप्शंस अभी यहाँ पे कितने हैं। तो सुनो,
आपके जो 15,000 थे मेरे बच्चे, 15 में 1 खत्म हो गए, 14 में 8 और खत्म हो गए, तो 14,000 में से 8,000 हटा दो, यानी कि आ गया आपका 6,000 है ना, मल्टीप्लाइड बाई 40 डिवाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 2, 2 साल। और इसमें से पिछले साल तक हम खर्च कितना दिखा सकें, 186,667। सर एक सवाल है, पूछो ना, क्या पूछो ना सर, ये 8,000 तो इसी दिन पे कैंसिल हुआ ना, तो क्या वो 8,000 भी माइनस हो जाएगा? हाँ मेरे बच्चे, कॉमन सेंस लगाओ ना यार, कॉमन सेंस। बिल्कुल सब कुछ इस साल के एंड तक हो जाने के बाद हम प्रॉफिट लॉस बनाते हैं, तो चाहे वो ये ऑप्शन कैंसिल इस दिन हो चाहे एक दिन पहले हो, क्या फ़र्क पड़ता है, माइनस करके ही आपको निकालना है। बताइए कितना आ गया, तो 6,000 इंटू 40 डिवाइड बाई 3 इंटू 2, ये आपका 160 आ गया। 186,667 दिखा चुके, ओहो ये तो आपका 26,667 आपका यहाँ पे निगेटिव आ गया, निगेटिव आ गया। निगेटिव आने का मतलब हुआ मेरे बच्चे कि जो आपका 1,86,667 का जो अमाउंट है ना, ये 186,667 आपका जो अमाउंट आपका है, ये जो हम पहले साल में दिखा चुके हैं, जब हमने देखा कि यार सेकेंड ईयर के एंड तक कितना खर्च होना चाहिए, यहाँ तक कितना होना चाहिए, यहाँ तक आपका, तो जितने एम्प्लॉय काम छोड़ चुके हैं उसके बाद सिर्फ दिख रहा है कि यार ये आपका 1,60,000 2 साल में खर्च होना चाहिए। 2 साल में जो प्रॉफिट लॉस में दिखाना है वो कितना, 160, और हम पिछले साल ज़्यादा दिखा चुके हैं, तो क्या हो गया, अगर ज़्यादा दिखा चुके हैं तो हम उसको रिवर्स कर देंगे, यानी कि 26,667 का अमाउंट आपका। ठीक है, आइए अब थर्ड कैसे होगा एंट्री अभी दिखाऊंगा मैं आपको। अब आइए 31 मार्च 26, अब हम यहाँ पे आ गए तीसरे साल में। मुझे बताओ यहाँ पे एक्सपेक्टेड ऑप्शंस कितने, कुछ कैंसिल नहीं हुए ना, तो वही रह गए, यानी कि 15 - 1 - 8 कितना, 6,000। तो 6,000 हमें शेयर्स देने हैं, एक शेयर पे लॉस हमारा 40 है, इसको 3 इयर्स में राइट ऑफ करना है, और वो पूरे 3 साल खत्म हो चुके हैं। मुझे बताओ कि पिछले 2 साल में हम प्रॉफिट लॉस में खर्च कितना दिखा चुके हैं, तो एक साल में इतना खर्च दिखाया था, दूसरे साल में इतना रिवर्स कर दिया, तो नेट कितना हो गया, 160 हुआ ना। ऐसे भी देख सकते हो कि 2 साल में खर्च कितना, 160। समझ मेरी बात, यहाँ पे खर्च दिखाया, यहाँ पे रिवर्स किया, तो अल्टीमेटली कितना, 160। तो बताओ कितना निकल के आ गया, 6,000 इंटू आपका 40 डिवाइड बाई 3 इंटू 3 आपका ये आ गया मेरे बच्चे 240 होना चाहिए। 160 खर्च दिखा चुके हैं, तो इस पर क्या करेंगे, 80,000 का और हम यहाँ पे खर्च दिखा देंगे। प्लीज़ कॉपी कीजिए, इसके बाद में आगे एंट्री दिखाता हूँ, एंट्री कैसे बनेगा, कॉपी कीजिए। चलिए एंट्री करते बच्चे, इसका एंट्री क्या निकल के आएगा। तो एंट्री में यहाँ पे आइए, जनरल एंट्रीज लिखिए मेरे साथ। अब आप सब कुछ जानते हैं, बस मैं आपको अब इसको एंट्री में कन्वर्ट करूँगा। तो पहले तो ज़रा बताओ कि एंट्री आपका ये 1/4/2023, यानी कि स्टार्टिंग में क्या होगा, नो एंट्री। सर एग्ज़ाम में हमें लिखना है, मैंने कहा कोई रिक्वायरमेंट नहीं, बट चाहो तो लिख सकते हो आप। फिर आइए 31 मार्च 24 को एम्प्लॉयज स्टॉक ऑप्शन एक्सपेंस अकाउंट डेबिटेड टू क्या बोलेंगे, एम्प्लॉयज स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट है ना बच्चे। तो यहाँ पे जो हमारी एंट्री बनेगी वो एंट्री कितने से बनेगी, 1,86,667, 186,667 का अमाउंट। फिर आप क्या करेंगे, आज ही यानी कि 31 मार्च 24 को आपने इसको कहाँ दिखाना है, प्रॉफिट लॉस अकाउंट में। तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिटेड टू एम्प्लॉयज स्टॉक ऑप्शन एक्सपेंस अकाउंट है ना। ये एंट्री हमने क्या किया, 186,667। अब मेरे बच्चे ध्यान से मेरी बात सुनना, अगले साल का यानी कि 31 मार्च 25 की एंट्री क्या होने वाली है, सुनेंगे ध्यान से। पहले यहाँ समझो, कहते हैं कि जो सिचुएशन यहाँ पे था जो सिचुएशन, उसके हिसाब से हम लोगों ने पहले साल में इतना एक्सपेंस दिखा दिया, लेकिन जो सिचुएशन चेंज हुआ, कुछ लोग रिजाइन कर दिए, तो अब जो सिचुएशन था उसके मुताबिक हमने निकाला कि यार 2 वर्षों में, यानी कि पहला और दूसरा दोनों साल मिला के हमें टोटल एक्सपेंस कितना दिखाना है। तो वो आ रहा मेरे बच्चे 1,60,000, 2 साल का मिला के हमें इतना दिखाना है। लेकिन 160 में पिछले साल तक ऑलरेडी हम ज़्यादा खर्च दिखा चुके हैं, ज़्यादा खर्च, यानी कि
2 ईयर्स में 160 का खर्च दिखना चाहिए, जबकि पहले साल में ही आप ज़्यादा दिखा चुके हैं। अब हम क्या करें, कोई दिक्कत नहीं है। अगर खर्चे आप ज़्यादा दिखा चुके हैं तो कहते हैं कि भैया आप उसको रिवर्स कर दीजिए, जितना ज़्यादा आप खर्च दिखा चुके हैं। यानी कि मैं क्या करूँगा मेरे बच्चे, सेकेंड ईयर में एक तो आप इस एंट्री को रिवर्स करेंगे, यानी कि जो एम्प्लॉयज स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग में अमाउंट आपका है उसको कम कीजिए। यानी कि एम्प्लॉयज स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट को आप डेबिट कर दो, कितने से जी, 26,667 से। और जो एक्सपेंसेज है उसको भी आप कम कर दीजिए, यानी कि टू एम्प्लॉयज स्टॉक ऑप्शन एक्सपेंस अकाउंट, है ना। हमने क्या किया, इसको भी कम कर दिया 26,667 से। तो अपने आप जो अगली एंट्री होने वाली है वो क्या होगा जी, अब आपका प्रॉफिट लॉस में हम रिवर्स कर रहे हैं बच्चे। पहले खर्चे हम ज़्यादा दिखा चुके हैं तो हम क्या कर रहे हैं, उसमें आपका कम कर रहे हैं, खर्चों को कम कर रहे हैं, यानी कि ये एंट्री भी अब हमारा रिवर्स हो जाएगा। तो एम्प्लॉयज स्टॉक ऑप्शन एक्सपेंस अकाउंट को हमने क्या करना है कि पहले हम क्रेडिट क्या करते थे, अब हम डेबिट कर देंगे, कितने से, 26,667 से। एंड टू प्रॉफिट लॉस अकाउंट कितना आपका, 26,667। मतलब सिंपली जितना ज़्यादा खर्च दिखा चुके हैं उससे आप ये एंट्री क्या करेंगे, रिवर्स कर देंगे। अब मेरी बात बहुत ध्यान से। सीएमए वाले जो हम बच्चे हैं ना, सीएमए वाले ही सिर्फ इसको फॉलो करते हैं। सीएमए वाले बच्चे यानी कि हम लोग, सीए इंस्टीट्यूट इस बात को नहीं बोलता, वो कुछ अलग बातें करता है, वो कुछ अलग बात करता है। सर वो बात क्या करता है, मैं आपको बताने कोई फ़ायदा नहीं मेरे बच्चे, क्योंकि उनका जो आपका इंस्टीट्यूट है वो कुछ अलग बोलता है, उसके मुताबिक मैं उनको पढ़ाता हूँ। आपके एग्ज़ाम में आपको यही काम करना है, क्योंकि हम लोग एग्ज़ाम में इंस्टीट्यूट के स्टडी मेट को फॉलो करेंगे, उनके स्टडी मेट के मुताबिक जो सोल्यूशन वही हमें करना होगा। मैंने आपको इसलिए बता दी ये बात, कल को आप किसी सीए वाले बच्चे से अगर इस टॉपिक का डिस्कशन करते हैं तो वहाँ पे इस एंट्री का आंसर कुछ डिफरेंट होता है। अब उसका चर्चा करने का कोई मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि हमारा नहीं है। तो आपको क्या करना, बस जो एंट्री आपने पास किया, जो एंट्री आपने किया था उसी को हम क्या करेंगे, रिवर्स कर देंगे विद दिस अमाउंट। आपका खत्म हो गई बात आपका। अब आइए 31 मार्च 26 को, अब हम ये फिर से एक्सपेंस दिखाना है हमने, तो हम क्या करेंगे जी, यही एंट्री दोबारा निकल के आ जाएगा। एम्प्लॉयज स्टॉक आपका एम्प्लॉयज स्टॉक एक्सपेंस अकाउंट, एम्प्लॉयज स्टॉक एक्सपेंस क्या लिख रहा हूँ, एम्प्लॉयज स्टॉक ऑप्शन एक्सपेंस अकाउंट डेबिटेड टू एम्प्लॉयज स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट कितना इस पर हो रहा है आपका, 80,000 से। तो ये 80,000 से हमने एंट्री पास किया, और अगली एंट्री मेरे बच्चे हम लोग क्या करेंगे, इसको प्रॉफिट लॉस में चार्ज करेंगे। तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिटेड टू एम्प्लॉयज स्टॉक ऑप्शन आपका एक्सपेंस अकाउंट, ठीक है ना। कितने से आपका, 80,000, और 80,000 से आपने एंट्री पास कर दिया, खत्म हो गई बात आपका यहाँ पे। तो हमने 3 वर्षों में जो हमारी एंट्रीज है उसको हमने दिखा दिया। इसके बाद मेरे बच्चे अब हमारा आज का ही दिन है जिस दिन हम शेयर्स को इशू करेंगे। बाकी लोगों ने अवेल कर लिया, तो मैं इसको मिटा दूं क्या, मैं यहीं पे बताना चाहता हूँ। जब लोगों ने अवेल कर लिया तो हम क्या करेंगे, तो अवेल करने का मतलब कि शेयर्स उन्होंने ले लिया, तो हमें यहाँ पे एक काम करना है। क्या हमने कोई अमाउंट चार्ज किया, नहीं सर। तो आप क्या कीजिए, एम्प्लॉयज स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट में जितना भी आपका प्रॉफिट इसका पैसा पड़ा हुआ है उसको डेबिट कर दो, और आप उसको इक्विटी शेयर कैपिटल उतने का इशू कर दीजिए। क्योंकि शेयर का मेरे बच्चे फेस वैल्यू भी 40 है, मार्केट वैल्यू 40 है, तो प्रीमियम का कुछ नाम यहाँ पे आएगा नहीं, है ना। तो आपने ये अमाउंट कितना रहा होगा, ये 2,40,000। आप चेक कर सकते हो कि एम्प्लॉयज स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग में 240 का अमाउंट रहा होगा। मैं चेक करके यहाँ दिखा देता हूँ। ये 186
667 का अमाउंट हमने क्या किया, 186,667 का अमाउंट पहले हमने ट्रांसफ़र किया था इसमें। उसके बाद मेरे बच्चे हमने उसमें से माइनस कर दिया कितना जी, 26,667, और फिर हमने क्या किया, 80,000 का अमाउंट और यहाँ पे ट्रांसफ़र किया, तो वो आपका 240 वही आ जाएगा। अकाउंट बनाओगे तब भी 240 एंड 2,40,000 के हमने यहाँ पे शेयर्स इशू कर दिए। ठीक है ना, काम पूरा हो गया। यही काम करना, बस यही काम करना है। आज मेरे बच्चे मैं सोच रहा हूँ कि एक क्वेश्चन और करा दूँ, नहीं कराऊंगा, एक करा दो ना सर। चलो एक क्वेश्चन मैं अभी करा दूंगा क्योंकि अभी टाइम बचा हुआ, मैं करा दूंगा। लेकिन चलो एक बार बता देता हूं कि सीए इंस्टीट्यूट में क्या होता है यहाँ पे, ताकि आपको बाद में कभी कोई डिस्कशन करना पड़े तो कोई दिक्कत ना हो। सुनिए मेरी बात, इस दो एंट्री का अल्टीमेट इंपैक्ट निकालो, क्या निकल के आ रहा है। एक्सपेंसेज क्रेडिट और डेबिट आपका खत्म हो गया। यहाँ पे मेरे बच्चे हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो एक्स्ट्रा अमाउंट जो हम प्रॉफिट लॉस में चार्ज कर चुके थे उसको हमने आउटस्टैंडिंग अकाउंट से हटा के दोबारा कहाँ ट्रांसफर कर दिया, प्रॉफिट लॉस अकाउंट में। हमारा इंस्टीट्यूट कहता है कि आपने क्या किया, वो जो रिजर्व है एम्प्लॉय कंपनसेशन स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट, उसमें से इतना हटा के हमने क्या किया, प्रॉफिट लॉस में दोबारा ट्रांसफर कर दिया। लेकिन सीए इंस्टीट्यूट मेरे बच्चे इसको अलाउ नहीं करता। वो पता क्या बोलता है, ये प्रॉफिट लॉस नहीं, ये डायरेक्टली क्या होगा, जनरल रिजर्व में ट्रांसफर किया जाएगा, जनरल रिजर्व अकाउंट में। अब खैर हम उनकी बात नहीं करेंगे क्योंकि हमारा इंस्टीट्यूट जो है प्रॉफिट लॉस कहता है, तो हम वही काम करेंगे। आप जब फाइनल में आ जाओगे, सीएफआर वहाँ पढ़ाऊंगा, इंडेक्स 102, तो इंडेक्स 102 भी मेरे बच्चे जनरल रिजर्व में ही ट्रांसफर करने की बात करता है। सर अभी तो हम फाइनल में नहीं, हम क्यों बातें कर रहे हो, तो ठीक है आप छोटे बच्चे तो छोटे बच्चे वाली बात करो ना। यानी कि आपके लिए जो एंट्री होगा वो वही जो मैंने आपको बताया था, क्योंकि हम इंस्टीट्यूट को ही फॉलो कर रहे हैं और यही काम करना है। बात समझ में आ गई, बाकी हम बातें ही क्यों करें। तो आप प्लीज़ कॉपी कर लीजिए। ये क्वेश्चन हमारा कौन सा था, 1 था। मैं सोच रहा हूँ कि आगे बढ़ने के पहले, आज क्लास को एंड करने के पहले एक्चुअली एक क्वेश्चन और करा दूं, और वो क्वेश्चन मेरे बच्चे वो आपका क्वेश्चन नंबर 2 होगा। क्वेश्चन नंबर 2 आई ना, एक बार फटाफट आप एंट्री कर लेना। मैं एंट्री नहीं करा रहा हूँ, सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर में मैं आपको वर्किंग करके दिखाऊंगा, वर्किंग करके, है ना। अगली क्लास में हम लोग और भी एडवांस लेवल के क्वेश्चन में जाएंगे, इतने एडवांस कि दुनिया का कोई बच्चा उस लेवल का प्रैक्टिस नहीं करता, सिर्फ आप करेंगे। क्योंकि आपको सिर्फ सीएमए इंटर ग्रुप 2 पास नहीं करना मेरे बच्चे, आपको सीएमए बन के निकलना है, सीएमए बन के निकलना है। एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आएगा आप कर जाएंगे। देखो ना इसमें क्या बता रहा है, कहता है कि 1 अप्रैल 2022 को इस दिन पे कंपनी ऑफर 20,000 ऑप्शंस, यानी कि ईसॉप जो यहाँ पे अनाउंस किया गया है वो कितना बता रहा है, 20,000। ठीक है। व्हेन द मार्केट प्राइस, कहता है कि यहाँ पे मार्केट प्राइस आपका 60 है और फेस वैल्यू आपको बता रहा है कि 20 रुपीज़ का है। ऑप्शन कहता है एक्सरसाइजेबल है 31 मार्च 25 को, यानी कितने साल के बाद। एक आपका ख़त्म हो गया आपका 31 मार्च 23, दूसरा साल खत्म हो गया 31 मार्च 24, और तीसरा साल, 3 साल वेस्टिंग पीरियड है मेरे बच्चे। कहता है क्वेश्चन में 2,000 3,000 ऑप्शंस वेर विड्रॉ कर लिया गया है। कब कहता है आपका, एक तो 30 जून 2022 को, यहाँ पे आपका 30 जून 2022 को कहता है, 22 को इस दिन पे 2,000 ऑप्शंस को विड्रॉ किया गया। फिर कहता है कि 31 जुलाई 2023, यहाँ कहीं पे 31 जुलाई 2023 को कहता है कि 3,000 ऑप्शंस को यहाँ पे विड्रॉ किया गया है। और फिर 31 अक्टूबर, यानी कि यहाँ कहीं 31 अक्टूबर 2024 को मेरे बच्चे कहता है कि यहाँ पे 6,000 ऑप्शंस को विड्रॉ कर दिया गया, है ना। कहता है कि मार्केट प्राइस ऑफ शेयर ऑन 31 मार्च 25, कहता है कि 90, कोई काम का नहीं, मैं क्यों लिखूँ, प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट्स, उसने कहा कि अकाउंट्स बनाओ। तो मेरे बच्चे अकाउंट्स बनाने की बात कर रहा है। अगर आप बिना एंट्री बनाए बगैर अकाउंट्स बना सकते हो तो आप बना लीजिएगा। अदरवाइज क्या करना कि इसमें जो एंट्रीज है उसको वर्किंग में दिखा देना और अकाउंट्स डाल देना सॉल्यूशन में। ऐसे अगर सारे क्वेश्चन जब आप प्रैक्टिस कर जाएंगे मेरे साथ तो अपने आप एंट्रीज के बिना भी अकाउंट्स बना सकते हैं। मैं इसमें सारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करूँगा, एंट्री आप खुद करेंगे। बस मैं आपको यहाँ दिखा दूँ स्टेटमेंट शोइंग, आइए जरा स्टेटमेंट लिखिए मेरे साथ, स्टेटमेंट showing amount of expenses to be written off या to be shown in profit loss account each year। हर एक साल में कितना कितना अमाउंट हम दिखाएंगे उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो मेरे बच्चे यहाँ पे हमारा ईयर आ गया, और बताइए फॉर्मूला क्या बताया था हमने कहा था टोटल
expected options to be exercised, जितने ऑप्शन हमें लगता है कि एक्सरसाइज्ड होगा, मल्टीप्लाई बाय इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ ESOP, है ना, यानी कि जो लॉस कंपनी को होगा पर शेयर के हिसाब से, डिवाइड बाय हमने क्या बोला, टोटल वेस्टिंग पीरियड, माफ कीजिए, टोटल वेस्टिंग पीरियड मल्टीप्लाइड बाय टोटल लैप्स्ड, जो लैप्स हो चुका है वेस्टिंग पीरियड, टोटल लैप्स वेस्टिंग पीरियड। और फिर बताइए इसमें से हम लोग क्या माइनस कर देंगे, माइनस एक्सपेंसेज ऑलरेडी रिकॉग्नाइज्ड, जो हम रिकॉग्नाइज कर चुके हैं अभी तक आपका, कब तक जी, टिल द एंड ऑफ प्रीवियस ईयर, पिछले साल के एंड तक जितना एक्सपेंस हम प्रॉफिट लॉस में दिखा चुके हैं उसको छोड़ के बाकी हम दिखा देंगे। तो मेरे बच्चे, ईयर के अंदर में हमारा पहला साल कब खत्म हो रहा है, ईयर एंडेड है, ये ईयर एंडेड 31 मार्च 23 को पहला साल खत्म हो रहा है। यहाँ पे बताइए कितने ऑप्शन हैं, 20 माइनस 2 यानी कि 18,000, थोड़ा स्पीड बढ़ाओ ना अब आपका, 18,000 इंटू इंट्रिंसिक वैल्यू कितना है, 60 मार्केट प्राइस है। जरा बताओ इस क्वेश्चन में किस प्राइस पे आपका शेयर्स इशू किया जाएगा, आपको कहीं बता रहा है आपको, मतलब कि एम्प्लॉय को किस रेट से देंगे, नहीं बता रहा है, तो 0। तो 60 माइनस 0 क्या हो गया, पूरे 60। वेस्टिंग पीरियड टोटल कितने, 3, कितने साल खत्म हुआ अभी तक, 1, माइनस पहले साल में हमेशा क्या होगा, नील आपका होगा। मैंने कहा था ना, ये फॉर्मूला पूरे चैप्टर को बहुत सिंपल बना देता है, और ये फॉर्मूला का खास मैंने आपके लिए डिराइव किया है। तो ये आ गया मेरे बच्चे 3,60,000 का अमाउंट, 360। सेकेंड ईयर यानी कि 31 मार्च 24 को हम क्या करेंगे, 18,000 में से फिर 3 चला गया तो कितना बच गया आपका, 15,000 इंटू आपका 60 डिवाइड बाई 3 इंटू आपका 2, और इसमें से पिछले साल तक हम 3,60,000 के खर्च को दिखा चुके हैं। तो बताइए कितना, यानी कि 15,000 इंटू आपका 60 डिवाइड बाई 3 इंटू 2, 6 लाख से खर्च टोटल होना चाहिए था, 360 हो चुका है, तो 2,40,000, 240। एक बार दोबारा आपको समझाता हूँ, ऐसे जाते जाते एक बार दोबारा इसका मतलब समझ लीजिए कि यहाँ से लेकर यहाँ तक इन 2 इयर्स में जो हम प्रॉफिट लॉस में हमें जो खर्च दिखाना चाहिए था मेरे बच्चे, 2 इयर्स में वो इतना दिखाना चाहिए था, 2 इयर्स में। इस 2 इयर्स में से पिछले साल यानी कि फर्स्ट ईयर में इतना खर्च हम ऑलरेडी दिखा चुके हैं, तो बाकी इस पर दिखा देंगे। इसके बाद आप क्या करेंगे, 31 मार्च 25 को आपका 31 मार्च 25 यहाँ पे हम आ गए, देखो ना, 20 में 2 चला गया था, 3 चला गया था, 15 में 6 और चला गया, तो कितना बच गया, 9,000 पे पर शेयर हम 60 का खर्च दिखाना चाहते हैं। 3 इंटू 3 इतना खर्च पूरे 3 साल में दिखाना है। पिछले 2 सालों में बच्चे कितना, 6 लाख का खर्च आप ऑलरेडी दिखा चुके हैं, तो बताइए और कितना दिखाएंगे। तो 9,000 इंटू आपका 60, टोटल खर्च आपका होना चाहिए था 5,40,000, टोटल खर्च 540 में ऑलरेडी आप कितना दिखा चुके हैं, ज़्यादा दिखा चुके हैं, 6 लाख। तो मेरे बच्चे 60,000 हम क्या करेंगे, एक्सपेंस को यहाँ पे रिवर्स करने की एंट्री करेंगे। अगर हम ज़्यादा दिखा चुके तो हम क्या करेंगे, उसको रिवर्स कर देंगे। कम दिखा देंगे तो दिए हैं तो कोई बात ही नहीं आपका, है ना, हम इसको यहाँ पे रिवर्स कर देंगे। और इसी की हमें क्या करना, एंट्री पास करना है। क्या ये एंट्री आपसे बन जाएगा, बोलो हाँ, ये सर बन जाएगा। जो तीसरे साल में एंट्री होगी मेरे बच्चे, वो ये वाली हो जाएगी, रिवर्स करने वाली, मतलब जो नॉर्मल एंट्री पास कर तो वो एंट्री रिवर्स वाली एंट्री हो जाएगी, और कुछ भी नहीं। ये क्वेश्चन आप ज़रूर कर जाएंगे। लेकिन मेरे बच्चे, आज की क्लास हमने एंड किया, आज अभी चैप्टर ख़त्म नहीं हुआ है, क्योंकि आप मेरे बुक में देख सकते हैं बहुत ही मस्त क्वेश्चन अभी आने वाले हैं। अभी तो एम्प्लॉयज स्टॉक परचेज प्लान आने वाला है, और कितने मस्त, देखो ना, जैसे 10th क्वेश्चन 11th, कितना मस्त क्वेश्चन मैंने आपके लिए डाला हुआ है। तो आज की क्लास को मैं यहीं पर रोकता हूँ। नेक्स्ट क्लास में जब मिलूंगा तो इसके आगे का डिस्कशन करूँगा, और मेरे हिसाब से इस पर अभी 2 क्लास और चलेगा, लगभग 2 क्लास चलेगा इस चैप्टर को प्रॉपर तरीके से एंड करने के लिए। ठीक है ना बच्चे, तो आज की क्लास यहीं रोकते हैं, अगली क्लास में मिलते हैं इसका कंटिन्यू करने के लिए। तब तक मेरे सारे सीमे प्यारे बच्चों को, यानी कि आपको, बाय बाय टाटा बच्चे, बाय बाय टाटा। थैंक यू जी, थैंक यू बच्चों। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? मैं CA संतोष कुमार। मैंने और मेरी टीम ने डिसाइड किया कि जो क्वालिटी एजुकेशन मैं और मेरी टीम एक पर्टिकुलर एरिया में प्रोवाइड कर रहे हैं, उसको पूरे देश में क्यों न फैलाया जाए एट द रीजनेबल कॉस्ट।
अंडर द ब्रांड नेम ऑफ COC एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड। मेरे बच्चों, इस सक्सेस को हमने पाया कॉमर्स के स्टूडेंट्स किसी भी कोर्स के हो, वो पूरे ऑल ओवर इंडिया में बैठ के हमारे कोर्सेज से बेनिफिट ले रहे हैं या ले चुके हैं। हमें जो दूसरों से अलग करता है वो है हमारा डेली डाउट सेशन। हमारा जो एकेडमिक इंस्ट्रक्टर टीम है आपके कॉन्टिन्यूस आपके ग्रोथ पे वो नजर बनाए रखता है और आपको कॉन्टिन्यूस बेसिस पे मोटिवेट करना आपको स्टडी के लिए। मेरे बच्चों, कुछ रिव्यूज पूरे ऑल ओवर इंडिया से आए हैं, मैं चाहता हूं कि वो आपसे शेयर करूं। This is Komal Mishra of class 11. I am Nishit, preparing for CA Foundation. Hello, my name is Anshika and I'm doing CA Intermediate. Ayaz from Bihar, student of CUC since class 11th and now in foundation. I have purchased my CMA intermediate classes from CSC Education. Hi everybody, this is Rahul. I am currently pursuing a CMA Finance. मैंने YouTube पर पहली बार तो सर का क्लास देखा, उनके पढ़ाने का तरीका मुझे बहुत ही पसंद आया। Very thankful to Santosh sir. He is really a very nice teacher. अगर मैं संतोष सर के टीचिंग स्टाइल के बारे में बात करूँ तो आपको महसूस ही नहीं होगा कि आप वीडियो क्लासेस में बैठे हो, आप लाइव क्लासेस में बैठे हो। Santosh sir has cleared all my doubts and he gives a very tagda concept over accounting. Thanks to COC, my concepts are pretty clear, my doubts get clear right away and I'm even able to score a good mark. ये आप भी हमारे साथ ज्वाइन करें और सक्सेस के पाथ पे आप भी हमारे साथ अपने सपनों को पूरा करें। थैंक यू बच्चों।